जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 15 दिन 15 मॉक टेस्ट के इस एक और सेशन में। आपका एक और सेशन आपकी सीरीज में ऐड होने जा रहा है। यहां पे आपको फ्री 15 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल मेंस एग्जामिनेशन प्लस स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए। चारों एग्जामिनेशंस को टारगेट करेगा ये पूरी की पूरी सीरीज, जिसके अंदर मैं आप लोगों को किस तरह से सवाल कराने वाला हूं। समझ लेते हैं कि हर क्लास का क्या वेटेज रहेगा। 15 क्वेश्चन आपके एक्टिव वॉइस, 15 नरेशन के अलग अलग एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, 30 क्वेश्चन, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा रहता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में और स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में। 15 क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलेंगे, जिसमें आपको एरर, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 35 क्वेश्चन आपको स्पेशली वोकैबुलरी के कराए जाएंगे, जिसमें 7 सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स, इडियम्स और स्पेलिंग टेस्ट। 7 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन के आपको क्लोज टेस्ट होंगे 4। ठीक है, और पैसेज और पीक्यूआरएस की अलग से मैराथन क्लास आएंगी, आपकी स्पेशल क्लासेस आ जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपको बता दूं कि आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड बैच आपका अपडेट हो चुका है, 2024-25 का अपडेटेड रिकॉर्डेड बैच आ चुका है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इंक्वायरी बोर्ड है, जिस पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, ओपन स्टडी नाम से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और ओपन स्टडी ऐप.com वेबसाइट है, जिसके पास प्ले स्टोर नहीं होता है। ठीक है, हाँ। और ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा क्या है भैया, टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, सो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? एक बार कमेंट कर लो सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है पैसिव वॉइस का। यहां पे आपको इसका पैसिव वॉइस चेंज करके बताना है, ठीक है ना? जल्दी से बताएंगे। फटाफट से बताओ। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन बताएगा जल्दी से फटाफट? हाँ भाई, यहां पे लिखा हुआ है हैज द ड्राइवर बीन क्लीन्ड बाय द ड्राइवर, सॉरी कार, हैज द कार बीन क्लीन्ड बाय द ड्राइवर। अब ये जो सेंटेंस है ऑलरेडी पैसिव वॉइस में बना हुआ है, इसको आपको एक्टिव में बदलना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द ड्राइवर, तो इसको पहले लिख लो। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हैज हैव का पैसिव वॉइस हैज हैव से ही बन सकता है, डज से तो बनेगा नहीं, हाउ तो इसमें कहीं पे है ही नहीं है, हैज से बन सकता है, द ड्राइवर सब्जेक्ट बन जाएगा, क्लीन्ड सेकंड फॉर्म है। यहां पे देखोगे कि क्या लिखा हुआ है, हैज के साथ में क्लीन्ड लगा हुआ है, तो यहां पे अभी सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है हैज के साथ में। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही हो गया सी। डिड क्यों आएगा भाई जब पास्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इकलौता ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? अरे बाप रे, इतने सारे लोग आ गए आज तो। कोर्स 30 मार्च 2024 से पहले हो जाएगा क्या? हो जाएगा। कौन से बैच का? मार्च से पहले हो जाएगा। आप चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिकॉर्डेड बैच ले लो, 2 दिन में खत्म कर लो अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो। हमने तो करा रखा है ऑनलाइन क्लासेस का, ये तो फायदा है। वोकैबुलरी कैसे स्टार्ट करूं? जैसे क्लासेस उसमें लगी हुई हैं वैसे स्टार्ट करो। प्रेपरेशंस वर बीइंग मेड। अब देखो, वॉज और प्लस आईएनजी होगा तभी वॉज और प्लस बीइंग लगा हुआ है, तो जहां पे ढूंढो कि वॉज और प्लस आईएनजी कहां पे है। यहां पे नहीं है, यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे भी नहीं है, तो क्या बचा फिर आपके पास? एक ही ऑप्शन है। कितनी आसानी से आप क्वेश्चंस के आंसर लगा सकते हो। अब जो मैंने बोला है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पहले कभी ये पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैंने कहा कि वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3 कब लगता है? ये पैसिव वॉइस बना हुआ, इसका एक्टिव बनाना है, पैसिव से एक्टिव उल्टा चलना है। तो पहले वॉज और प्लस आईएनजी होगा तभी ना ऐसे पैसिव बनता है उसका। अब ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, ये एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है 2019 का। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी। अगला क्वेश्चन बताओ, ये भी सीजीएल टीएल 2 का सवाल है भैया। मुझे एमबी क्या होता है? एम्बल, मोबाइल नंबर चेंज करना है।
मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है, आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिया करो, जरूरत ही नहीं मोबाइल नंबर चेंज करने की। बाय हुम वॉज दिस विंडो पेन ब्रोकन, तो बाय हुम कब लगाते हैं, जब सेंटेंस में हु होता है, तो हु तो सब में ही है, यहां पे वॉज के साथ ब्रोकन लगा हुआ है, तो ब्रोकन मतलब सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तो हैज नहीं आएगा, विल नहीं आएगा और ब्रेक्स नहीं आएगा, सिर्फ सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी फिर से आपका आंसर हो गया। पेशेंस के साथ क्वेश्चंस के आंसर करने, ठीक है ना, लॉजिकल तरीके से। अ पोस्टर ऑन इंडिपेंडेंस डे वॉज मेड बाय अविका, तो यहां पे आप देखोगे वॉज मेड लिखा हुआ है, वॉज मेड कब आएगा, जब सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होगी एक्टिव वॉइस में, ठीक है। और अविका आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। अविका सब्जेक्ट यहां पे है, यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है। दूसरी चीज सेकंड फॉर्म यहां पे है, यहां पे, इन दोनों में से क्या होगा, यहां पे तो वॉज मेड लिखा हुआ है, अ पोस्टर इंडिपेंडेंस वॉज मेड, तो सेकंड फॉर्म होना चाहिए, इन दोनों में से तो कुछ भी नहीं है। वॉज मेकिंग, तो ये गलत लिख गया है, यहां पे मेड होना चाहिए था, है ना, या फिर यहां पे वॉज बीइंग मेड होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहां पे बीइंग कर लेना, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन भी मैं चेक करूंगा, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन नंबर लिखते जा रहा हूं। सेट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या है 4, इसमें गलती हो सकती है, तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो इज लगा हुआ है, लेकिन वॉज मेकिंग का वॉज बीइंग मेड ऐसे होगा, ठीक है, तो इसमें मिस्टेक हुई होगी जरूर लिखने में। चलो आगे देखो, सौरभ सती, मैं आपकी बात करूंगा बाद में, सर से पहले डिस्कस कर लूं फिर देखते हैं, कोई एक खास रीजन आपको बताना पड़ता है तब, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है वैसे तो, फोन पे बात करना है ना, इन नंबर्स पे, जैसे इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना इस नंबर पे, ठीक है, फिर बात करते हैं, ठीक है भाई, इन नंबर्स पे बात करना कॉल मैसेज करके। मोर रोल्स फॉर वुमेन विल बी ओपनड, अब देखो विल बी ओपनड लिखा है, मतलब पैसिव वॉइस में विल प्लस बी प्लस V3 है, तो एक्टिव वॉइस में विल प्लस V1 होना चाहिए था, यहां पे हैज है, यहां पे विल प्लस V1 है, यहां पे विल प्लस V1 है, यहां पे भी विल प्लस V1 है, लेकिन आगे देखोगे इन द रैंक्स ऑफ सोल्जर्स बाय द इंडियन आर्मी, तो बाय द इंडियन आर्मी यहां पे है, नहीं है, यहां पे है द इंडियन आर्मी, ठीक है, यहां पे वुमेन है, ये भी हट गया, ये भी हट गया, और ये तो ऑलरेडी हटा हुआ है, तो बचा क्या फिर, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल भाई। देखो बाय प्लस ऑब्जेक्ट यहां पे लिखा है, पैसिव वॉइस के अंदर बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है, अब जो बाय प्लस ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्ट यहां पे इंडियन आर्मी होना चाहिए, जो कि कहीं किसी में नहीं है, यहां पे है लेकिन यहां पे हैज लगा दिया है, यहां पे वर्ब भी तो चेंज होगी, तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने चीजों को पढ़ रखा है, और ये प्रैक्टिस सेशन है, आप ये भी नहीं कह सकते कि सर हमने नहीं पढ़ रखा हम कैसे करें, तो आप फाउंडेशन क्लासेस लीजिए, ग्रामर की जो चैप्टर वाइज क्लासेस हैं, पहले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की क्लास लेके आओ, ये तो भाई प्रैक्टिस सेशन है, वो भी एडवांस प्रैक्टिस सेशन है ना। प्रूनिंग ऑफ ट्रीज इन माई कॉलोनी हैज बीन स्टार्टेड, देखो वर्ब पे अटैक किया करो सबसे पहले, हैज बीन प्लस V3 कब आ सकता है, जब इससे पहले हैज है प्लस V3 लिखा होगा, और हैज है प्लस V3 कहां पर है ढूंढो, हैज प्लस V3 यहां पे है, यहां पे गलत हो गया, बीन लगा दिया है, यहां पे भी हो सकता है, और यहां पे बिल्कुल नहीं होगा, विल लगा दिया, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है ए और सी। अब देखो यहां पे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है, बाय द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, क्या यहां पर है, नहीं है, यहां पे है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट, तो इसी को तो सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सी आंसर हो गया, फिर से ए हट गया, बचा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बहुत आसान से सवाल नहीं है, आगे चलो। मोबाइल टॉयलेट्स वर प्लेस्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो पहली बात तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट मान लो, वॉज वर प्लस V3 लगाया तो आपके सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी, ढूंढो कहां पे है सेकंड फॉर्म, देखो सब्जेक्ट तो सब में सेम है, बस ये गलत है, ये वाला हट गया, इसमें मोबाइल टॉयलेट कर रखा है, तो ये गलत हो गया, इन तीनों में से कोई आंसर होगा। अब इसमें भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तो यहां पे तो हैज है, यहां पे इज प्लानिंग है, यहां पे प्लेस्ड है सेकंड फॉर्म,
जब सेकंड फॉर्म होती है तभी उसका पैसिव वॉइस वॉज और प्लस V3 से बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इकलौता ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही जवाब हो सकता है। हाँ बिल्कुल, डीसी भाई साहब कह रहे हैं सर कमेंट ना करके क्लास को ध्यान से देखूंगा तो चलेगा, कि यही चलता है, यही सही तरीका होता है। लेकिन ये होता है कि आप अगर कमेंट कर पा रहे हो पॉसिबली तो कर दिया करो आंसर, जिससे पता रहेगा। आप अपना खुद से कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कमेंट करते हो आंसर कि ये आंसर होगा तो बेटर भी होता है। अगर ज्यादा आपका फोकस खराब हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है कमेंट करने की, आप आराम से पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे 2% लोग ही कमेंट करते हैं, 5% लोग जो सक्षम होते हैं दोनों काम करने में, कि वो समझ भी रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। बाकी 95% लोग कमेंट नहीं करते क्लास में, एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे तो कोई भी कर देता है। द अथॉरिटीज आर प्लानिंग टू लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली फ्रॉम द कमिंग वीक। तो बहुत सिंपल है, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाना है तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 आपको ढूंढना है सबसे पहले। यहां पे हैज बीन V3 कर दिया, गलत हो गया। यहां पे क्या कर रखा है, इज आर एम प्लस ING लगा दिया, ये भी गलत हो गया, ये पूरा गलत हो गया, पता नहीं क्या बना रखा है। ठीक है, तीसरे में देखोगे इट इज बीइंग प्लान्ड, और चौथे में देखोगे पता नहीं क्या लिख रखा है। तो इट इज बीइंग प्लान्ड इज द करेक्ट आंसर बाय द अथॉरिटीज। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, क्योंकि बीइंग प्लस V3 यहीं पर है, यहां पे पता नहीं क्या क्या लिख रखा है इन्होंने। लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली इज प्लान्ड, गलत, वैसे भी इज प्लान्ड हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बचता है सिर्फ, जो इसका सही जवाब होगा। अ ब्रिक फॉलिंग फ्रॉम द रूफ टॉप ब्रोक। ठीक है, ऊपर से गिरती हुई ईंट ने क्या कर दिया, फ्रंट ग्लास तोड़ दिया मेरी कार का। तो यहां पे मेरे भाई सेकंड फॉर्म है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, और पैसिव वॉइस बनेगा वॉज वर प्लस V3 से। ठीक है ना शर्मा जी, तो यहां पे वॉज वर प्लस V3 ढूंढो कहां पे, यहां तो हैज ब्रोकन है, गलत हो गया। ठीक है, चलो यहां पे क्या है, वॉज और प्लस V3 है, यहां पे हैड बीन ब्रोकन हो गया, गलत हो गया। यहां पे हैज बीन ब्रोकन हो गया, गलत हो गया। तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगला देखो, योर बिहेवियर एनॉयज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या इस लगा हुआ है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो इज आर एम प्लस V3 से बनना चाहिए। कितना पेशेंस, पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है ना, आई वॉज ग्रेटली गलत हो गया, हैव बीन ग्रेटली गलत हो गया, एनॉयड गलत हो जाएगा, एम ग्रेटली एनॉयड और बिहेवियर हैज बीन गलत हो गया। एक ही ऑप्शन है, इज आर एम से ही बनेगा, इज आर एम प्लस V3 से, तो यहां पे V3 है आपका। ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और ऑप्शन भी है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको जैसे थोड़ी बहुत चीजें क्लियर है, थोड़ी चीज भूल रहे हो, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, मुझे पैसिव वॉइस के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो आपका कोर्स, जिस कोर्स में आप अभी मुझे देख रहे हो, उसमें अगर चैप्टर वाइज क्लासेस है, वहां से जाके क्लासेस ले लो, सीख लो आराम से। द इंडियन आर्मी हैज इंडक्टेड, हैज प्लस V3 है, सेवरल वुमेन ऑफिसर्स, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, और आपको वर्ब ढूंढनी है। पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से हम एलिमिनेट क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें मान लो 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ये है एंड आर्म्ड फोर्सेस, अच्छा नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक ही ऑब्जेक्ट है तो यही आएगा, सेवरल वुमेन ऑफिसर, जो कि सम में है। बस इसी के भी यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, हैज प्लस V3, तो पैसिव वॉइस में आएगा हैज है प्लस बीन प्लस V3। इसने लगा दिया विल, गलत हो गया, इसने लगा दिया वर, गलत हो गया, इसने लगा दिया आर, गलत हो गया। ये है आपका हैव बीन प्लस V3, पैसिव वॉइस बन गया, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिड यू रिसीव माई लेटर, डिड यू रिसीव माई लेटर, बताइए, डिड यू रिसीव माई लेटर, इसका आंसर बताओ क्या होगा। डिड लगा हुआ है, सिंपल पास्ट है, तो अगर इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो वॉज वर प्लस V3 होना चाहिए था।
यहाँ हैव है, यहाँ डिड है, यहाँ वॉज है, यहाँ हैज है, तो बचा क्या? वॉज माई लेटर रिसीव्ड बाय यू, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। प्लीज शेयर योर क्लास नोट्स विद मी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो एक तो लेट से बना लेते हैं, लेकिन उसमें ऑर्डर होना चाहिए। प्लीज वर्ड अगर लगा हुआ है तो रिक्वेस्टेड होना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर योर क्लास नोट्स विद मी, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, जब सेंटेंस में प्लीज या काइंडली ऐसे वर्ड्स यूज करे जाते हैं तो वहां यू आर रिक्वेस्टेड करके पैसिव वॉइस बनता है। आदेश दिया जाएगा तो यू आर ऑर्डर्ड करके, सजेशन दिया जाएगा यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, ऐसे करके पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजल मेंस एग्जाम 2019 में पूछे गए, 2019 के टीयर 2 एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। डॉक्टर्स आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यहां पे आपने देखा इज आर एम के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस में इज आर एम प्लस बीइंग प्लस आईएनजी होना चाहिए। यहां पे हैज बीन है, गलत हो गया। यहां पे इज बीइंग कॉन्स्टेंटली, ये सही लिख रहा है, ये भी सही सा लग रहा है, मॉनिटर्ड। ठीक है, और ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें बीइंग नहीं है, लेकिन इन दोनों में से भी कौन सा सही होगा? इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की भी यहां पे आपको करना है। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यहां पे लिखा है द कंडीशन ऑफ द डॉक्टर्स, नहीं, डॉक्टर्स तो मॉनिटर करेंगे पेशेंट की कंडीशन को, तो ऑप्शन नंबर बी इकलौता ऑप्शन बच रहा है जो इसका आंसर हो सकता है। बहुत ही आसान से सवाल है। हु कैन हेल्प मी, कौन मेरी मदद कर सकता है? कैन को कभी हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडल वर्ब को कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता। कैन है तो कैन रहेगा, कुड है तो कुड रहेगा, वुड है तो वुड रहेगा, शुड है तो शुड रहेगा, मस्ट है तो मस्ट रहेगा, चेंज नहीं कर सकते। इसने वॉज कर दिया, ये मानेगा नहीं अपनी, इसने कुड कर दिया है, इसने डिड कर दिया है, तो जहां पर कैन है वही करेक्ट आंसर होगा। और ऊपर से जो सब्जेक्ट हमारा हु होता है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको जब ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट हुम हो जाएगा, बाय हुम, लेकिन लिखते शुरुआत में ही है, तो बाय हुम कैन आई बी हेल्प्ड इन मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी। माई ग्रैंडफादर विज्ड दैट गॉड शुड गिव मी सक्सेस इन माई न्यू वेंचर, ही फर्दर सेड दैट हिज प्रेयर्स वुड ऑलवेज बी विद मी। बताओ इसका आंसर फटाफट से। यहां पे देखो विज्ड लिखा है सेकंड फॉर्म। अब देखो ये 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये पैसिव वॉइस नहीं, अब नरेशन के क्वेश्चन आ गए। यहां पे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, आगे नरेशन लिख लेना। ठीक है भाई, नरेशन के सवाल आ गए यहां से अब आपके। तो माय ग्रैंडफादर विज्ड, विज्ड कब यूज करते हैं बताओ? जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, तब विज्ड और कर्स्ड, ब्लेस्ड, इस तरह की जो सेंटेंसेस बनते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में बनते हैं। तो यहां पे जब शुड है मेरे भाई, तो इससे पहले सेल होगा कहीं ना कहीं, है ना, सेल होना चाहिए या फिर मे होना चाहिए, है ना। तो पहली बात तो यहां पे सेड टू मी माई ग्रैंडफादर विज्ड दैट, सेज तो होगा नहीं, सेड टू मी या फिर विज्ड टू मी ये भी नहीं होगा, सेड टू मी इनमें से हो सकता है। मे गॉड गिव यू सक्सेस, मे गॉड गिव यू सक्सेस, यहां पे शुड प्लस V1 है, तो मे बी विल, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो मे बी गॉड, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी होगा। मे भी नहीं होता है, पॉसिबिलिटी थोड़ा ना बताएगा वो, मे के बाद तुरंत आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, मे गॉड गिव यू सक्सेस, भगवान करे आपको खूब सारी सक्सेस दे। चलो मैं दवाई खा लेता हूं, जब तक आप अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए।
क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ, इसका क्या हो सकता है। बताओ भाई। मैं एकदम बढ़िया हूं भाई। सागर जी आप बताइए। देखो, द सेल्समैन सेड टू मी ऑल द गिफ्ट आइटम्स आर न्यू, वी रिसीव्ड दिस कंसाइनमेंट यस्टरडे। सबसे पहले यस्टरडे का प्रीवियस डे होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यस्टरडे का प्रीवियस डे कहां पर लिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है? द डे बिफोर। तो यस्टरडे का यस्टरडे तो नहीं होगा, या तो प्रीवियस डे या द डे बिफोर, ठीक है। तो इन दोनों में से आंसर हट गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सेल्समैन इन्फॉर्म्ड, और यहां पे लिखा है इन्फॉर्म्ड, दोनों में से सेम ही है तो कुछ नहीं कर सकते। टू मी और मी, इन्फॉर्म्ड के साथ में टू आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। इन्फॉर्म के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। दैट लगा हुआ है यहाँ पे दैट नहीं है तो वैसे भी हट गया। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। बचा ऑप्शन नंबर ए जिसका सही जवाब होगा। सबने ए लगाया है, वेरी गुड। सोनिया सेज आई लव द मॉनसून्स। सोनिया ने कहा या कहती है कि वो मॉनसून्स को प्रेम करती है। जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और एडवर्ब चेंज नहीं करते। मतलब लव है तो लव ही रहेगा, सी के साथ लव्ड नहीं होगा, सी लव्स होगा, प्रेजेंट ही रहेगा। लविंग नहीं होगा, वॉज लविंग नहीं होगा, और से का सेज रहेगा, ठीक है। यहां पे सैड कर दिया, यहां पे सैड कर दिया है, इसने लविंग कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इकलौता आंसर होगा। लविंग तो वैसे भी नहीं हो सकता। माई बॉस सैड डू यू थिंक यू कैन कंप्लीट द रिपोर्ट विद इन 5 days? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ? बताइए। मेरे बॉस ने कहा, क्या तुमको लगता है कि तुम कर पाओगे रिपोर्ट को 5 दिन में कंप्लीट? तो माय बॉस सैड टू मी गलत हो गया भाई। इनडायरेक्ट स्पीच में सैड का सैड टू कैसे हो जाएगा? आस्क्ड, टोल्ड कुछ करते चलता भी, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप टोल्ड नहीं कर सकते, सैड टू तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, सेज वैसे नहीं कर सकते, और कोई ऑप्शन है नहीं है। तो बचा ऑप्शन नंबर बी आस्क्ड मी, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा होगा कॉमा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड तो वैसे भी आना है। तो बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही जवाब हो सकता है। बताओ। डोंट ओवर स्पीड एट नाइट, आई सेड टू इरिना। मैंने इरिना से कहा कि तुम ओवर स्पीड मत करो रात में, या मत क्या करो। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट स्पीच में तो आगे पीछे कहीं भी लिख लो, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में पहले ही लिखनी पड़ती है। तो आई वॉर्नड, या ये पहले लिखना पड़ेगा। आई वॉर्न तो होगा ही नहीं, फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती। ओवर स्पीडिंग ये गलत है, कुछ भी बना दिया है। आई हैड बीन नहीं होगा। डोंट को हम कैसे बोलते हैं? नॉट टू करके स्पीड बना, नो नॉट टू ओवर स्पीड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मैंने उसको वार्न करा रात में ओवर स्पीड करने के लिए, मना कर दिया मतलब। माई फ्रेंड टोल्ड मी आई कुड स्टे एट, इसमें कंजंक्शन लगाना शायद भूल गए हैं, आई थिंक, ठीक है। तो आपको यहां पे दैट लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसका भी मैं क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 21। ठीक है, चलो। इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा? अब टोल्ड मी दैट
आई। अब इसके बाद इसमें आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। देखो, माय फ्रेंड टोल्ड मी कब आया होगा, जब सेड टू होगा, आई भी होगा, लेकिन इसमें कहीं पे भी नहीं है, टोल्ड मी दैट लिखा हुआ है। अब इसने टोल्ड मी क्यों करा है, मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, सेड, हाँ मी किया होगा क्योंकि आगे लिखा होगा, इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, देख लेते हैं। कहीं नहीं है। माय फ्रेंड सेड, ठीक है, तो सैड कहीं पे भी लिख लेते हैं। मान लो ये सब में सैड लगाए तो और तो कुछ कर नहीं सकते। यू विल, यहां पे विल का कोड होता है क्या, कभी नहीं होता, तो ये गलत हो गया। अगर ये इंटेरोगेटिव है, इफ लगा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, यहां यू आर विशिंग की जगह कोड कर दिया है, गलत हो जाएगा। कैन का कोड हो जाता है, विल का नहीं होता है कोड, तो यहां कैन। अब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, इसीलिए यहां पे मान लिया होगा ऑब्जेक्ट मी। ठीक है, सैड टू मी, तो इसीलिए यहां पे हमने मी लगा दिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसका आंसर हो जाए इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, मैरी सैड आई हैव टू बी देयर बाय 10 AM टुमारो। तो इसका आप कैसे बनाओगे, देखो टुमारो का हम जो चेंज करते हैं वो द नेक्स्ट डे से करते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाने चाहिए। द नेक्स्ट डे ऑप्शन नंबर सी में है, यहां पे भी टुमारो है, तो वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा, हैज हैव को हम चेंज कर देते हैं हैड से, तो हैड यहां पे है, यहां पे हैज है, गलत हो गया, यहां पे भी हैज है, यहां पे हैज है, तो इकलौता ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर सी जो इसका आंसर हो सकता है। और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसका आंसर बन जाए। सुमित सैड आई विल बी लिविंग फॉर लंडन दिस समर सो आई कैन मीट यू ओनली व्हेन आई रिटर्न। ठीक है, सुमित सेड, सुमित ने कहा आई विल बी लिविंग, तो विल बी प्लस आईएनजी का जब आप चेंज करोगे तो कैसे करोगे, वुड करोगे, तो वुड बी लिविंग कहां पर है, सिर्फ यहां पर, यहां विल है, यहां विल है, यहां भी विल है, तो इकलौता ऑप्शन बच रहा है ऑप्शन नंबर सी। कभी भी नरेशन वॉइस के इस तरह के सवालों से बिल्कुल भी ना घबराएं, डरें, क्योंकि इनमें जो जितना ज्यादा ये दिखने में बड़ा लगता है, इसकी कमजोरियां बहुत छोटी हैं। तुरंत यूं पकड़ लोगे, यूं, बस आपको थोड़ी बहुत चीजें बस आनी चाहिए। पढ़ाई पे ध्यान तुम्हें देना पड़ेगा शुरू से। मिस्टर सेठी सेड टू हर स्टूडेंट्स वुड यू लाइक टू गो, तो वुड यू लाइक टू जो है वो आपका एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आपको इफ और वेदर चेंज करना पड़ेगा कंजंक्शन की जगह। ठीक है, सेड टू लगा है, और तो यहां पे आस्क्ड होना चाहिए, टोल्ड नहीं होना चाहिए, सेड टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेदर यहां पे लगा हुआ है, यहां पे नहीं लगा हुआ, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ए, यहां पे अबाउट लिखा है, तो ये दोनों तीनों तो हट गए नीचे वाले ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ए जो इसका आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, सारे के सारे क्वेश्चन सीजल मेंस 2019 के हैं, वॉइस वाले भी और नरेशन वाले भी। जब सेंटेंस लेट से शुरू होता है तब हम क्या करते हैं, लेट्स नॉट गो आउट टुडे इट इज गोइंग, ये बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन आपका लेट अस से स्टार्ट होता है तो उसका नरेशन कैसे बनाते हैं मेरे भाई, यहां पे लेट अस वाला जो क्वेश्चन बनता है वो सजेस्टेड से बनता है। ठीक है, हाँ, ही सजेस्टेड दैट या ही इज सजेस्टिंग गलत हो गया, सजेस्टेड सही हो सकता है, हैड सजेस्टेड गलत हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। ठीक है, हाँ, प्रेजेंट नहीं, ही सजेस्टेड लेट्स नॉट गो आउट इट इज गोइंग टू बी अ हॉट, ही सेड टू मी, तो ही सजेस्टेड मी हो जाएगा, है ना, ही सजेस्टेड मी तो इसमें है ही नहीं है कहीं पे, हैड सजेस्टेड गलत हो जाएगा नहीं, ही सजेस्टेड दैट, हैड सजेस्टेड हट गया, ये दोनों हट गए। वी शुडंट और वी शुडंट गो, वी शुडंट, शुड नॉट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि बी प्लस आईएनजी, ये गलत हो गया, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बच रहा है सिर्फ जो इसका आंसर होगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर भी दे रहा हूं और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं कि भैया इसमें गलती क्या है और क्यों है,
हाँ पीडीएफ आज मिल जाएगी आपको, डोंट वरी, ठीक है। प्रिंटेबल पीडीएफ किस चीज की? प्रिंटेबल पीडीएफ तो सारी डल गई है, इनकी प्रिंटेबल पीडीएफ, चलो कोशिश करता हूं इनकी प्रिंटेबल पीडीएफ। अगला बताओ। कपिल said to his team, if you do not perform well in this match, you will not get a place in the team। बहुत सिंपल है भाई, यहां पे आदमी को धमकाया जा रहा है कि सुनो अगर तुमने अच्छे तरीके से इस मैच में परफॉर्म नहीं किया तो तुमको इस टीम में जगह नहीं मिलेगी। तो said to his team, कपिल ने told to his team, warned his team, warned to his team, warned के बाद to नहीं आता है, ध्यान रखना। said to his team गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। कपिल ने धमकाया है अपनी टीम को कि if they, यू मतलब टीम की बात हो रही है, तो दे डिड नॉट परफॉर्म वेल इन दिस मैच, दिस का दैट कर दिया है ना, दे यू की जगह फिर से दे कर दिया, विल की जगह वुड कर दिया, सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ है, एवरीथिंग। यहां पे विल है, यहां पे विल है, यहां पे भी विल है, तो सारी चीजें आपकी जा रही हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ कि भैया ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो पाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आई विल बी 25 टुमारो, मैं कल 25 साल का हो जाऊंगा, सैड विदुषी, विदुषी ने कहा। तो सबसे पहले विदुषी को पहले लाएंगे और कहा है तो सैड की जगह क्या हो जाएगा, इज सेइंग तो हो नहीं सकता, सैड दैट हो जाएगा, विल से गलत हो जाएगा, हैड टोल्ड ये कुछ भी लिख दे रहा है। तो विदुषी सैड दैट शी वुड बी 25 द नेक्स्ट डे। द इंटरव्यूअर सैड राजीव आई एम इम्प्रेस्ड विद यू, ये वोकेटिव केस है, यहां पे जो सैड है इसका ऑब्जेक्ट है राजीव, आई एम इम्प्रेस्ड विद यू ये कहा गया है आगे। तो भाई सैड टू राजीव की जगह टोल्ड, टोल्ड के साथ टू नहीं आएगा, टोल्ड राजीव होगा, दोनों हट गए, टोल्ड राजीव होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्योंकि आगे ये जो वोकेटिव केस में क्या होता है, ये इसका ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, आपको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ लोग सैड का सैड करके चले आते हैं, और सैड के साथ टू तो यहां पे आ ही नहीं सकता, ये भी गलत है, सॉरी सैड के साथ टू तो आ सकता है लेकिन सैड का सैड नहीं रह सकता, फिर तो इनडायरेक्ट बना ही नहीं ना, और टोल्ड के साथ टू आ नहीं सकता, सेज प्रेजेंट बना दिया तो गलत हो गया, तो भी आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं सी। थोड़ा बहुत भी अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा सी। द ओल्ड लेडी सैड मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू ऑल योर डिजायर इन लाइफ, ठीक है। तो द ओल्ड लेडी सैड, मे गॉड ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, विज्ड हो जाएगा, है ना। सैड 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 सेज तो होगा नहीं, सैड दैट नहीं होगा, दैट गॉड वुड ब्लेस, ठीक है। माइट ब्लेस होना चाहिए था लेकिन यहां पे वुड है तो कोई दिक्कत नहीं है, विल तो होगा ही नहीं, प्रेजेंट का पास्ट तो करना पड़ेगा, मे भी नहीं होगा, हाँ ब्लेस यू, वुड ब्लेस यू, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट मी सही है, यहां पे मी एकदम सही है, यू का यू तो रह नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही जवाब होगा। क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में विज्ड, ब्लेस्ड है ना, और ये ऐसे ही रिपोर्टिंग वर्ब यूज करी जाती है, कर्स्ड हो गया, ब्लेस्ड हो गया, विज्ड हो गया, ये सब। डोंट यूज योर मोबाइल वाइल क्रॉसिंग द रोड, आई सेड टू हिम, तो आई टोल्ड हिम नॉट टू, कहां पे मिलेगा, आई टोल्ड हिम टू नॉट टू गलत हो गया, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू यूज ये सही हो सकता है, आई एम एडवाइजिंग गलत हो गया, आई सेड हिम गलत हो गया, तो आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू यूज एकदम सही है। 2+V1 को जब हम चेंज करते हैं तो नॉट टू यूज करके कंजंक्शन की जगह यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट, 15 आपके हो गए पैसिव वॉइस के और 15 हो गए आपके नरेशन के, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे ग्रामर के मिक्स क्वेश्चन, जिसके अंदर एरर के क्वेश्चंस होंगे, इंप्रूवमेंट के होंगे और फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलो, डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डज नॉट फिनिश टिल 3 PM। तो किसी ने बोला कि तुम हमारे साथ लंच कर लेना, उसने मना कर दिया कि आई एम सॉरी यार, मेरी एक क्लास जो फिजिक्स की क्लास है 1 बजे स्टार्ट होती है और वो 3 बजे तक चलती है,
तो ये प्रेजेंट की बात कह रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 1 बजे स्टार्ट होगी और 3 बजे तक चलती है, तो इसका प्रेजेंट का फ्यूचर से कोई कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा है। तो माई फिजिक्स क्लास स्टार्ट्स एट 1 PM एंड डज नॉट फिनिश टिल 3 PM। 3 बजे तक वो खत्म नहीं होती, उसके आगे भी चलती रहती है, तो 3 बजे मैं लंच नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पे विल स्टार्ट की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट्स करना पड़ेगा। माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट्स, इसमें स्टार्ट नहीं लिखा है तो स्टार्ट्स कर देना, ठीक है ना। चलो इसको भी लिख लेता हूं, इसमें मिस टाइप हो गया है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, स्काई अपीयर्स ब्लू, जो आसमान है वो ब्लू दिखाई देता है, एज इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स, जैसे कि ये सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करता है, एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू, और रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ ब्लू, ठीक है। कलर तो उसमें सारे में निहित होते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या करता है, वो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करता है। अब देखो मैं बैठ के पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं सुबह से पढ़ाता हूं ना 11 बजे से लेके, तो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा थक जाता हूं ना। तो आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप ना क्वालिटी कंटेंट डिस्कस कर रहे हो, मतलब आप एक सेपरेट एनवायरनमेंट में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, एप्लीकेशन पे। ऐसा नहीं कि आपको इंप्रेशन की जरूरत पड़ेगी यहां पे किसी तरह के इंप्रेशन की आपको अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, कि मैं डांस करके पढ़ाऊंगा तभी पढ़ोगे, यहां तो आपको सिर्फ क्वालिटी से मतलब रखना है, सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना है, क्योंकि यही सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो यहां पे साफ साफ चीज दिखाई दे रही है, स्काई। स्काई क्या है, स्काई क्या है, एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। जितने भी हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, इनके नाम से पहले द का यूज किया जाता है। जैसे आसमान हो गया, धरती हो गई, संसार हो गया, मून हो गया, चंद्रमा, जितने भी हैं आपके, इन सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो द स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है, तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। अ सेलेशियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज अ नेचुरल ऑकरिंग फिजिकल थिंग एसोसिएशन और कन्फिगरेशन दैट हैपन्स इन द विजिबल यूनिवर्स। बहुत ही प्यारा सवाल है, देखो जरा यहां पे क्या चीज है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एरर डिटेक्शन का सवाल है, देखो एक सेलेशियल बॉडी या फिर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, चीज तो एक ही है, दोनों में से कोई एक ही होगा, तो इसके लिए वर्ब यहां पे सिंगुलर लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अ नेचुरल ऑकरिंग फिजिकल थिंग, या तो थिंग हो सकती है फिजिकल थिंग, या एक एसोसिएशन हो सकता है, या इनमें से भी कोई एक ही चीज है, कॉन्फिगरेशन हो सकता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, तो इसका जो एंटीसीडेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक या तो नेचुरल सेलेशियल बॉडी या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, उसके लिए यहां पे वर्ब आएगी। तो यहां पे सारे के सारे वर्ड ही सिंगुलर है, सब में और लगाए तो और में तो भाई सब एक ही कोई चीज हो सकती है, तो यहां पे वर्ब भी सिंगुलर लगा रखी है। कहने का सिंपल सा मतलब है, इस पूरे सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल गलती नहीं है। There is no error in this sentence, so option number A will be your correct answer. Are you getting my point? गौतम कुमार बताइए। Pritha will be cooking the meal of your choice before you reach. आपने देखा होगा कि पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में दो एक्शन होते हैं, एक फर्स्ट एक्शन और एक सेकंड एक्शन। तो अगर फ्यूचर का सेंटेंस है वो, तो फर्स्ट एक्शन तो बनता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और सेकंड एक्शन नहीं, फर्स्ट जो ऑप्शन बनता है वो बनता है परफेक्ट में, विल हैव प्लस V3 से, और दूसरा जो एक्शन होता है सेकंड एक्शन, वो आपका बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अगर यही चीज पास्ट में होती है, तो जो फर्स्ट एक्शन बनता है ना, फर्स्ट एक्शन, इसमें भी फर्स्ट एक्शन होता है, ये बनता है आपका हेड प्लस V3 से। जो फर्स्ट एक्शन है वो बनता है हेड प्लस V3 से, और जो सेकंड एक्शन है वो बनता है आपका सेकंड फॉर्म से। अब देख लो ये सेंटेंस आपका पास्ट का है कि फ्यूचर का। ये फ्यूचर का है, इसमें विल लगा हुआ है,
तो हमें सर पता कैसे चलेगा कि इसमें पहला एक्शन है? आपको पता करना पड़ेगा खुद से। ये कह रहा है कि बिफोर यू रीच होम, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही वो तुम्हारी चॉइस का खाना बना चुकी होगी। तो खाना पहले बनेगा कि तुम पहले पहुंचोगे? तुम्हारे पहुंचने से पहले, डॉक्टर के मरीज के मरने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, है ना। रेलगाड़ी के पहुंचने से यात्रियों के पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट गई थी। ये सब सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, ये वही है। और ट्रिक के थ्रू आप समझना चाहते हैं तो यहां पे बिफोर से आप पता कर सकते हैं कि बिफोर जब वर्ड होता है तो बिफोर से पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो आपका परफेक्ट में बनेगा। तो विल हैव प्लस V3, विल हैव कुक्ड, ऐसे करना पड़ेगा। विल हैव कुक्ड, ये पास्ट में होता तो हैड प्लस V3 हो जाता। बी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है ना। अगला बताओ। सी रेयरली अप्रोच्ड नोबडी टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट सी वॉज फेसिंग। जिन प्रॉब्लम्स को वो खुद फेस कर रही थी उसने किसी को भी नहीं बताया, या किसी को भी उसने उस चीज की भनक भी नहीं लगने दी। तो जब भी आपके किसी सेंटेंस में रेयरली, बेयरली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्कार्सली ये वर्ड्स होते हैं ना, तो ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। जब ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं तो आप दोबारा से एक और नेगेटिव एडवर्ब या कुछ भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, यहां पे जो नोबडी लिखा हुआ है ना, वो इसकी जगह आपको पॉजिटिव वर्ड लिखना पड़ेगा, एनीबडी। समझ में आ रही हैं बातें? तो जहां पे भी नोबडी लिखा हुआ है वो उसकी जगह आपको एनीबडी करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक इन देयर सब्सिडरी। यार ये जो देयर है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव किसके लिए आ रहा है? ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल है। ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो कंपनी के लिए तो आएगा। कंपनी तो सिंगुलर है, वो भी लिविंग, नॉन लिविंग, सॉरी, सिंगुलर नॉन लिविंग नाउन है, जिसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स आना चाहिए। तो जहां पे इट्स होगा, ठीक है, वही करेक्ट आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो इसका सही जवाब हो सकता है। ठीक है भाई साहब। इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी सी प्रेज फॉर एन ओरेकल टू गाइड हर। अरे मेरे भाई, बहुत प्यारा सा सवाल है। एसएससी सीजल 18 जुलाई 2023 चौथी शिफ्ट का सवाल है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। होमोफोन्स मैंने यूट्यूब पर आपको बहुत करा रखे हैं, बहुत पढ़ा रखे हैं। होमोफोन्स, होमोनियम्स जिनको कहते हैं ना। होमोफोन्स में क्या होता है? दो शब्द होते हैं, एक होता है प्रे और एक होता है प्रे। ये होता है प्रार्थना करना, प्रे। ठीक है, PRA भाई। और जो होता है प्रे, ये होता है शिकार, एज अ नाउन, और एज अ वर्ब होता है शिकार करना, शिकार करना। ये एज अ वर्ब यूज होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहां पे जो डिफिकल्टी के समय वो व्यक्ति जो है वो प्रार्थना करेगी या फिर वो शिकार करेगी? तो PREY नहीं, PRAY होना चाहिए था। वह प्रे करती है। प्राइस तो मूल्य होता है। ये प्रे आ सकता था, बट सी के अकॉर्डिंग प्रेज करना पड़ेगा। ये प्रेज होता है प्रशंसा, प्रशंसा करना। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब गलत लिखे हुए हैं, ठीक है, ये गलत लिख गए हैं, समझ गए? ये गलत लिखे हुए हैं सारे के सारे वर्ड्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 में मिस्टेक है, इनको मैं सही कराता हूं। अगला बताओ, नेक्स्ट। द कैराओके प्रोग्राम वॉज प्लान्ड बाय द क्लब। तो वॉज प्लान्ड बाय द क्लब वॉज अ ग्रैंड सक्सेस, वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। इसका आंसर बताओ, किसको क्या लग रहा है? फटाफट से जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। द कोरैके
प्रोग्राम, ये कैरोक प्रोग्राम है, किसी प्रोग्राम का नाम है कैरोक प्रोग्राम, ठीक है। द कैरोक प्रोग्राम वॉज प्लान्ड बाय द क्लब वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। देखो ये पैसिव वॉइस जरूर है, बट इस तरह से ये पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, समझ रहे हो, क्योंकि यहां पे जो है क्लब के द्वारा कैरोक प्रोग्राम को बनाया गया, प्लान किया गया, जो कि एक ग्रांड सक्सेस था। तो यहां पे जो इस वॉज के लिए आपको एक सब्जेक्ट चाहिए, वॉज ए ग्रांड सक्सेस के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा, और इस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इस तरह से पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, यहां पे करेंगे प्लान्ड बाय द क्लब। वह प्रोग्राम जिसको प्लान किया गया था क्लब के द्वारा, वो एक ग्रांड सक्सेस है। तो यहां पे वॉज प्लस V3 नहीं लगाना, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी। ये पास्ट पार्टिसिपल है, पैसिव का सेंस ये भी दे रहा है, लेकिन यहां पे वॉज प्लस V3 नहीं लगाओगे। अगर यहां पे वॉज के आगे ये चीज नहीं होती तो ये सेंटेंस सही था, लेकिन आगे उसका एक और एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये ऐसे ऐसे है, उसके बारे में जो भी एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो उससे पहले आपको सेकंड फॉर्म से सेंटेंस बनाना है, ठीक है। हाँ, जो प्लान उनके द्वारा किया गया था वो एक बहुत ही बड़ी सक्सेस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, प्लान्ड बाय द क्लब, ठीक है। अगला बताओ, बाय मैनी मीन्स ऑफ मीडिया, क्या ये सही है? थ्रू एनी स्ट्रेटेजीज होगा, या विद क्वाइट इनफ ऑफ मैकेनिज्म होगा, या विया वेरियस फॉर्म्स होगा, या अमंग मैनी टेक्निक्स होगा? इसका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है, बताओ कौन सा सही लग रहा है आपको, बताओ। इन टूडेज डिजिटल एज इंफॉर्मेशन इज वाइडली अवेलेबल टू एवरीवन, बाय मैनी मीन्स नहीं होता है, ये तो गलत है। ये विद क्वाइट इनफ या फिर थ्रू एनी स्ट्रेटेजीज, गलत। विया वेरियस फॉर्म्स हो जाएगा। देखो विया का मतलब होता है के द्वारा, थ्रू, ठीक है। विया का मतलब होता है थ्रू, और वेरियस मतलब बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स के द्वारा। ऐसा कर नहीं सकते हैं कि यहां पे कोई और सेंटेंस नो इंप्रूवमेंट का इसमें ऑप्शन कहीं पे है नहीं है, हालांकि वो उसका भी सेंस उतना अच्छा नहीं है। विया वेरियस फॉर्म्स हो जाएगा, कई अलग अलग वेरियस जो फॉर्म्स होती हैं, कई अलग अलग फॉर्म्स में हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। They are the people which are looking to expand their horizons in the fast growing tourism industry. सिंपल सी चीज है, यहां पे पीपल के अकॉर्डिंग विच तो आ ही नहीं सकता, हु आएगा, और आगे आर लुकिंग है तो यहां पे पीपल के अकॉर्डिंग आर भी आएगा, तो हु आर लुकिंग टू एक्सपेंड, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। लिविंग नाउन के लिए हु आता है। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड, भाई प्रेस्क्राइब्ड ही होता है, डॉक्टर हमेशा प्रेस्क्राइब करते हैं दवाइयों को, एडवाइस नहीं करते, ऑर्डर नहीं करते, प्रॉमिस नहीं करते। द विलेजर्स केप्ट द डैश आउट, क्रस आउट, क्रूज आउट, या क्रूज, बताओ इसका आंसर। टू कलेक्ट द रेन वाटर, भाई जो पानी को इकट्ठा करता है उसको हम क्या कहते हैं, बताओ। पानी को एक इकट्ठा करने वाली चीज होती है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्रस नहीं कहते, उसको क्रूज कहते हैं, उसको क्रूज कहते हैं। क्रूज का मतलब एक टोकरी जैसी होती है जिसको पानी भरने के लिए बाहर रख देते हैं, जिससे बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। हाँ, छोटी सी टोकरी। ये क्रस तो किसी भी चीज की टांग या पैर होता है। क्रूज जो होता है वो कर्मचारी होते हैं, बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स, और ये जो क्रूज होता है ये समुद्र में यात्रा करने को बोलते हैं क्रूज, ठीक है ना। मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली when she dash, when she will get an off spin delivery, या when, अब देखो when के बाद आप कौन सा टेंस यूज करोगे, ये टेंस टॉपिक का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक के अंदर, ठीक है। और लॉजिकल भी है, फिल इन द ब्लैंक का सवाल है लेकिन इसमें लॉजिक लग रहे हैं टेंस टॉपिक के। तो आपको क्या करना है, जब यहां पे प्रेजेंट है ना, तो ये लिखा हुआ है मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली। ये मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स होता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं उसको, ठीक है, बताया था। जैसे ही उसको ऑफ स्पिन डिलीवरी मिली बॉल की, ये क्रिकेट की बात हो रही है, तो उसने बहुत एक्सीलेंटली, बहुत अच्छे तरीके से बॉल को स्वीप कर दिया, मतलब उड़ा दिया हवा में ऐसे करके। तो विल गेट मिलेगा, तो ये कैसे कर दिया उसने, अभी फ्यूचर का काम है, तो पास्ट का काम है और हो चुका है, तो फिर ये अभी कैसे हो रहा है।
तो दोनों काम प्रेजेंट में ही आपको करने पड़ेंगे। न बोलते हैं कि यार ये लगाया छक्का, ये मारा चौका, ऐसे करके। तो गेट्स इज द करेक्ट आंसर, प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी यूज्ड व्हेन सी गेट्स एन ऑफ स्पिन डिलीवरी। जब उसको ऑफ स्पिन डिलीवरी मिली तो उसने स्वीप कर दिया बॉल को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। रैपिड मे बी रिप्लेस्ड बाय डैश। यहां पे आपको एक शब्द रैपिड को किसी भी एक शब्द से रिप्लेस करना है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है? रैपिड फायर सुना होगा आपने, हमारी एक सीरीज चली थी रैपिड फायर के नाम से। इसमें क्या है कि चीजों को स्पीड अप किया जाता है। तो इस वर्ड को आप कौन से शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं? स्पीडी वर्ड से। रैपिड का मतलब होता है स्पीडी, ठीक है। बताओ भाई। हाँ, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्पीडी, ऑप्शन नंबर डी। ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे, लेजिटिमेट होता है लीगल, ठीक है, और आर्टिस्टिक होता है कलाकारी से रिलेटेड, स्पीडी होता है तीव्र। आई फाइंड दैट स्टूडेंट नाउअडेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन डैश लेटर्स बाय हैंड। राइटिंग, अरे यार सिंपल सी बात है, राइटिंग लिखना होता है, लेटर्स को लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है हाथों से। सब लोग टाइप करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, कॉपी पेस्ट में बिलीव करते हैं। उनको नोट्स बने हुए मिल जाने चाहिए, उनको सब कुछ बना हुआ मिल जाना चाहिए, पीडीएफ वगैरह सब। तो ये तो राइट होता है अपना अधिकार या किसी चीज़ को ठीक करना। ये राइट होता है उपद्रव, दंगे मचाना। ये रेटिंग होता है ना, किसी को रेटिंग देना, कितने नंबर आए हैं तुम्हारे। अब आ जाते हैं आपके वोकैबुलरी के क्वेश्चंस। यहां से वेंडेटा एक शब्द होता है, इसका आपको क्या बताना है मेरे भाई? सिनोनिम बताना है। डिलेमा, डिसएग्रीमेंट या डेसिलेशन, सॉरी वैसिलेशन या फिर पैशन, बताओ। वेंडेटा का एक सिनोनिम बताना है, बताओ क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट से आंसर करो। इस तरह के क्वेश्चंस में आपका आंसर करना बनता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में आप आंसर करते हो तो जरूरी है, क्योंकि इसमें आपका पता चल जाता है आपकी कि लॉजिकली आप आंसर नहीं दे पाते, लेकिन इसमें तो दे ही सकते हो। वोकैबुलरी के सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं ये, ठीक है। तो वेदेंता का मतलब क्या, सॉरी वेंडेटा का मतलब होता है फालतू का झगड़ा करना, ठीक है, लोगों से बहस करना और किसी भी चीज के किसी चीज का अपोज करना, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका, किसी भी चीज का अपोज करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विरोध करना, ठीक है। डिसएग्रीमेंट, वैसिलेशन कल की स्पेलिंग टेस्ट में भी हमने पूछा, उसमें आया है, ये तो मेंस में आया है। देखो यहां पे क्या लिखा है, सीजीएल प्री एग्जाम, ठीक है। ये सीजीएल मेंस एग्जाम मैंने कल की क्लास में कराया था, सीजीएल मेंस 2023, यही चीज मेरे भाई सीजीएल मेंस एग्जाम 2023 के सवाल में पूछा गया, 23 के पेपर में पूछा गया है। सीजीएल 2023 मेंस में वैसिलेशन की स्पेलिंग में उसने 2 सी कर रखी थी, स्पेलिंग टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2 सी कर रखी है, कहीं पे 1 एल कर रखा है इनकरेक्टली। ये प्री में भी पूछा गया और मेंस में भी पूछा गया, देख लो। एडामेंट बताओ, एडामेंट कौन होता है? एडामेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी भी बात पे अड़ा रहता है, ठीक है, जिद्दी जिसको कहते हैं। तो स्टबॉर्न भी जिद्दी होता है, ढीठ जिसको बोलते हैं ना, जिद्दी ढीठ। ये फ्लेक्सिबल होता है, लचीला, जो कहीं पे भी कैसे भी मुड़ जाता है, उसको आप मना सकते हो। सॉफ्ट होता है, कोमल। स्टबॉर्न होता है जिद्दी, और अडेप्टेबल होता है, अनुकूलनीय, ठीक है ना। ये एडामेंट होता है क्या, जिद्दी या ढीठ कह सकते हो। ढीठ व्यक्ति, जिद्दी, दृढ़ अपनी बात पे। ऑथेंटिक बताओ, ऑथेंटिक का सिनोनिम बताइए। ऑथेंटिक का मतलब होता है असली, जो असली चीज होती है ना उसको बोलते हैं। और जेन्युइन भी असली होता है, फॉल्स होता है झूठा, डाउटफुल होता है संदिग्ध, करप्ट होता है जिसमें करप्शन होता है, दूषित कह सकते हो, भ्रष्ट कह सकते हो। इट वॉज ड्यू टू ट्रीचरस, ट्रीचरस बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ट्रीचरस का बताओ सिनोनिम क्या हो सकता है? ट्रीचरस का सिनोनिम क्या हो सकता है? डिवोटी, डिसलॉयल, ट्रांसिएंट या रेनिवस, सॉरी रेवेनस। हाँ बताओ। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिसलॉयल हो जाएगा। ट्रीचरस होता है धोखेबाज, क्या होता है? ट्रीचरस होता है धोखेबाज। ट्रेचरस कौन होता है? धोखेबाज होता है, ठीक है। डिवोटेड होता है समर्पित, ट्रांसिएंट होता है अस्थाई, क्षणिक, ये होता है क्षणिक, ठीक है। रेविनस होता है हिंसक,
फॉलो बताओ, फॉलो का क्या हो सकता है फॉलो, वन शुड फॉलो द रूल्स, सॉरी रोल मॉडल्स इन लाइफ। एम्यूलेट करना, एडमायर तो प्रशंसा होता है, चेहरे से अलग व रिवॉर्ड अलग है, तो एम्यूलेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एम्यूलेट का मतलब भी यही होता है, कॉपी करना, बराबरी करना, फॉलो करना। हर किसी व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए अपने मॉडल्स को, रोल मॉडल्स को, ठीक है ना। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। चेरिश्ड होता है पोषण करना, पालना, ठीक है, पालना। और रिवॉर्ड होता है किसी को इनाम देना। समझ में आ गई बात है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए, प्लेन का मतलब क्या होता है? द इन्वेस्टमेंट स्कीम हैड बीन अ स्कैम। स्कैम क्या होता है? घोटाला होता है। इसका सिनोनिम बताना है। तो सक्सेसफुल, प्लेन या स्विंडल? स्विंडल हो जाएगा, क्योंकि प्लेन तो नॉर्मल चीज होती है, आसान साधारण सी, ठीक है। और सक्सेसफुल सफल इंसान होता है, फेलियर असफल होता है। स्विंडल होता है ठगना, किसी को धोखा देना, घोटाला करना, ठीक है। तो स्कैम का आंसर हो जाएगा सेकंड। सीवियर, टू सीवियर का मतलब क्या होता है बताओ? सिनोनिम बताना है। सीवर, सीवियर और सीवर, देखो सिनोनिम बताना ना। देखो, एक होता है सीवर, ठीक है, एक होता है सीवियर और एक होता है सीवर। ये जो सीवर होता है ये तो नाला होता है, सीवर लाइन। ये जो सीवर होता है इसका मतलब होता है तेज या तीव्र कह सकते हो। और ये जो सीवियर होता है काटना, अलग करना, काटना या फिर कह सकते हो अलग करना। क्या कह सकते हो? अलग करना, ठीक है मेरे भाई, अलग करना। तो यहां पे टू सीवर मतलब यहां पे लिखा है द हंटर ड्रू हिज ब्लो बट ओनली मैनेज टू सीवर द पाव ऑफ द वॉफ बिफोर द वॉफ रन ऑफ। मतलब जो भेड़िया था उसको भागने से पहले उसका काट दिया। क्या काट दिया? पाव, ठीक है, जबड़ा। तो रेमिफाई करना, सिनोनिम बताना। हाँ, तो यहां पे होता है रेमिफाई करना मतलब डालियां, जैसे पेड़ है तो पेड़ की जैसे डालियों को ऐसे करके फैलाना होता है, काट देना, रेमिफाई करना, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे करके अलग करना, दूर करना, चीजों को अलग करना ही होता है। तो सीवर का ये सही है। बाइंड तो ऑपोजिट हो जाएगा, बांधना। मिक्स भी एंटोनिम हो जाएगा, ज्वाइन भी एंटोनिम हो जाएगा। रेमिफाई होता है अलग करना, फैलाना, काटना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रूगल बताओ, फ्रूगल का एंटोनिम बताना है। फ्रूगल बहुत कॉमन वर्ड है। फ्रूगल मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कंजूस होता है, कम खर्चा करने वाला व्यक्ति। कंजूस, कम पैसा खर्च करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं, ठीक है ना, कंजूस। एट प्रेजेंट पीपल आर पेइंग एक्स्ट्रावेगेंट। अब इसमें से एक्स्ट्रावेगेंट होता है ज्यादा खर्चा करने वाला, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट होता है खर्चीला। इस पूरे सेंटेंस में से उन्होंने 4 वर्ड यहां पे लिख दिए, उनमें से एक वर्ड ऐसा ढूंढना है जो फ्रूगल का एंटोनिम हो। तो आपने ढूंढ लिया एक्स्ट्रावेगेंट इज द करेक्ट आंसर। कितनी बार पढ़ चुके हैं हम एक्स्ट्रावेगेंट? बताओ, पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? फ्रूगल होता है किफायती, कम खर्चा करने वाला। एक्स्ट्रावेगेंट होता है फिजूल खर्चा करने वाला। प्रेजेंट होता है वर्तमान। एकोमोडेशन होता है आवास, रहना। प्राइस होता है कीमतें। दोज स्ट्रीट्स आर वेरी लोनली। लोनली मतलब जानते हो क्या होता है? खाली, अकेला। और क्राउडेड होता है भरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आइसोलेटेड होता है अलग किया गया। एम्प्टी होता है खाली। रिमोट होता है भैया दूर का, दूर, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा क्राउडेड। सेल्डम होता है कभी कभार। सेल्डम कभी कभार होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंटली होता है रेगुलरली। ये सब सिनोनिम हो जाएंगे इसके। ये क्या है? ये तीनों सिनोनिम हो जाएंगे। ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सेल्डम वर्ड के, ठीक है ना। हाँ, सेल्डम वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे ये तीनों। और फ्रीक्वेंटली होता है बार बार होने वाली कोई चीज। सेल्डम तो हो गया आपका कभी कभी, कभी कभार। हार्डली हो गया मुश्किल से, रेयरली हो गया कभी कभार, फ्रीक्वेंटली हो गया बार बार। डिसग्रेस बताओ क्या होता है? डिसग्रेस, डिसग्रेस। ही ब्रॉट डिसग्रेस टू हिज फैमिली बाय बीइंग इन्वॉल्व्ड इन इलीगल एक्टिविटीज। डिसग्रेस जानते हो? अपमान होता है। डिसग्रेस होता है अपमान। समझ में आ गई बात? तो
डिसऑनर, डिस्कॉर्ड और शैम, ऑनर हो जाएगा सम्मान, ऑपोजिट मीनिंग बताना ना तो ऑनर हो जाएगा। डिसग्रेस अपमान होता है, ऑनर सम्मान होता है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना मेरे भाई। डिस्कॉर्ड होता है कलह, मतलब डिसएग्रीमेंट जिसको बोलते हैं ना कि मेरी तुम्हारी बातें नहीं बन रही हैं। शैम होता है शर्म और सस्पिशन होता है संदेह, डाउट। डाइवर्जेंस होता है चीजों को एक्सपेंड करना, विस्तार, बढ़ाना, ठीक है ना। नाउन है तो विस्तार हो जाएगा। और एक होता है ट्रांसियंस, एग्जिस्टेंस, कवरेजेंस या रेसिलियंस। डाइवर्जेंस, एग्जिस्टेंस और कन्वर्जेंस, रेसिलियंट, रेसिलियंट और रेसिलियंस और ट्रांसियंस, सही है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। परफेक्ट है। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 57 बिल्कुल सही है जितने भी लोग लगा रहे हैं। देखो रेसिलियंट समझो पहले, रेसिलियंट क्या होते हैं। रेसिलियंस मैंने सारे वर्ड्स बता दें। ये रेसिलियंट होता है एक ऐसी चीज जो फ्लेक्सिबल होती है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। और ये है रेसिलियंस नाउन, जिसका मतलब है लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रांसिएंट होता है क्षणिक और ट्रांसिएंस होता है अस्थायी होना, मतलब क्षण भर कह सकते हो, ठीक है। टेम्पररी बोल सकते हैं। ट्रांसिएंट से बना है ट्रांसिएंस, ये नाउन है। ट्रांसिएंट एडजेक्टिव होता है। रेसिलिएंट एडजेक्टिव होता है, रेसिलियंस नाउन होता है। एग्जिस्ट वर्ब होती है, एग्जिस्टेंस नाउन होता है, मौजूदगी। कन्वर्जेंस होता है किसी चीज को मतलब पॉइंट बनाना। कन्वर्जेंस होता है बिंदु तक का, मतलब समझते चीजों को एक एकत्रित करना, ना कि फैलाना। जैसे मान लो कोई चीज यहां पे फैली हुई है तो इनको आप कहोगे क्या, ये आपकी चीजें फैली हुई हैं, विस्तृत हैं, लेकिन सबको आपने खींच के एक जगह कर लिया तो आपने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। इसको कहते हैं क्या चीज, इसको कहते हैं कन्वर्जेंस। और इन सब चीजों को कहते हैं क्या, डाइवर्जेंस। समझ गए मेरी बातें कि मैं क्या कह रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ब्लूमिंग बताओ, ब्लूमिंग का सिनोनिम क्या, एंटोनिम क्या होगा है। फ्लोरिशिंग, स्प्राउटिंग, ग्रोइंग और फेडिंग। तो ब्लूमिंग तो होता है फलना फूलना, बढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक है। ब्लूमिंग का मतलब होता है फलना फूलना। और फेडिंग होता है डल हो जाना, खत्म हो जाना। जैसे कि आपकी शर्ट जब नई लेके आते हो तो कलर कुछ और होता है, धीरे धीरे उसका जो कलर है वो फेड होता जाता है। तो कलर इज फेडिंग, मतलब डल हो रहा है, खत्म हो रहा है। और किसी का कलर बढ़ रहा है या जीवन में तरक्की हो रही है तो उसको ब्लूमिंग बोलते हैं। तो ब्लूमिंग होता है फलना फूलना, फेडिंग होता है खत्म होना, लुप्त होना, ग्रोइंग होता है चीजें बढ़ना, स्प्राउटिंग होता है अंकुरित, और फ्लोरिशिंग होता है समृद्धि, ठीक है। फ्लोरिशिंग भी सिनोनिम होता है ब्लूमिंग का ही, ठीक है। ये भी सिनोनिम होता है, इसका सिनोनिम होता है फ्लोरिशिंग, फलना फूलना, पालना। द ट्रक वॉज कैरिंग अ हैवी लोड, एंटोनिम बताना है। हैवी का यार लाइट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल चीज है। देखो सीजल 2023 में पूछी गई है ना। हैवी होता है भारी, बोझिल, और लाइट होता है हल्का, बिग होता है बड़ा, मैशिप भी बड़ा होता है, लार्ज भी बड़ा होता है। ये यहां से अब आपके ईडियम्स स्टार्ट हो रहे हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के आपके 14 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। हाँ अब आपके ईडियम्स यहां से शुरू हो जाएंगे। स्टायर ऑफ अ ऑर्नेस्ट नेस्ट, वैसे तो सिर्फ यहां पे होता है ऑर्नेस्ट नेस्ट होता है, अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, यहां से ईडियम्स स्टार्ट हो रहे हैं, आपको ईडियम्स पता होनी चाहिए तभी आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। स्टायर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, जैसे मान लीजिए आपके पैर में लग गई चोट, और उस चोट पर डॉक्टर क्या करता है, उसको ठीक करने के लिए उस पर कभी डिटॉल डाल देगा, कभी उसको ऐसे रगड़ेगा, तो आपको और ज्यादा दिक्कत होती है कि नहीं होती है। ऐसे होता है कि हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की चीजों को और ज्यादा खराब करना, मतलब प्रवोक ट्रबल, जो भी परेशानी आपकी है उसको और ज्यादा भड़काना। आपके अगर पीठ में चाकू घुसा हुआ है तो आप कोशिश तो करते हैं कि ये निकल जाए, लेकिन जैसे ही उसको कोई निकालने की कोशिश करता है तो उसमें और दर्द होता है, फिल्मों में देखा होगा। परेशानी को और ज्यादा प्रवोक करना। ये ईडियम है इतना इतना। कैट्स एंड डॉग्स, या पूरा लिख लो, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश, हिंदी में बोलते हैं, मतलब बहुत तेज बारिश, हैवी रेन जिसको कहा जाता है। ड्रिजलिंग तो होता है बूंदाबांदी, हल्की हल्की, ठीक है। लाइट रेन जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइट रेन, यानी कि बूंदाबांदी बोलती है, हल्के हल्के।
लेकिन यहां पे हो जाएगा इट इज रेनिंग वेरी हैवीली। हैवीली जो रेनिंग होती है, बहुत तेज बारिश, उसको बोलते हैं। टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स। बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब क्या होता है? किसी भी, जैसे मान लो सामने से आ रहा है, एक फिल्मों में देखा होगा, जैसे कि आपने हॉलीवुड फिल्मों में, कि एक इंसान को एक बैल के आगे छोड़ दिया जाता है, तो वो इंसान अगर बहादुर होता है तो उसको बड़ी हिम्मत से ऐसे टैकल करता है। वो सही ठिकाने पे अगर अटैक करेगा तो बैल पे भी अपनी जीत हासिल कर सकता है। उसके सींग पकड़ ले, आंख में गोली मार दे, बंदूक मार दे, ऐसा कुछ करे तो उसको डील कर सकता है। वियरिंग अ स्कल्फ कैप है, डिकैपिटेटेड अ बुल फॉर बीफ, मेक स्टूपिड डिसीजन, डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एक डिफिकल्ट सिचुएशन को डील करना इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। डायरेक्ट वे मतलब बहुत ही सीधा साधा सा उसका डायरेक्शन है, मुझे ये करना है और ऐसे ही करना है। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए उसका। तो ऑप्शन नंबर डी। स्टॉप वर्किंग, ये मीनिंग है, ये ईडियम नहीं है, ये मीनिंग है। इसका ईडियम ढूंढना है। ये मीनिंग लिखा हुआ है, इसका ईडियम ढूंढना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ईडियम है जिसका मीनिंग ये होगा, स्टॉप वर्किंग। ग्रेव इट अ वर्ल, पुट आइस ऑन इट, रैन अराउंड द सर्कल और कॉल इट अ डे। ये होता है कॉल इट अ डे, मतलब किसी भी चीज पे अगर आप काम कर रहे हो, किसी भी प्रोजेक्ट पे आपने अपना काम करना बंद कर दिया, तो इसको कॉल इट अ डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉल इट अ डे बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज पे जो भी आप काम कर रहे हो उसको बंद कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अंडर द क्लाउड, अंडर द क्लाउड क्या मतलब होता है बताओ? अंडर सस्पेंशन होता है अंडर द क्लाउड। ठीक है, द क्लासमेट वर डांसिंग टुगेदर अंडर द रेन, गलत। इसका मतलब क्या अंडर द रेन होता है? नहीं, इसका मतलब ढूंढना है। ड्राइवर वॉज अंडर सस्पिशन आफ्टर द पुलिस फाउंड ब्लड ऑन हिज कार। संदेह के घेरे में होना, यही इसका आंसर हो जाएगा। ब्यूटीफुल एमिडिस्ट द क्लाउड वेदर नहीं, अंडर द स्काई नहीं, सब गलत। ये होता है संदेह के घेरे में होना, संदेह के घेरे में होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, कभी कभार, सेल्डम, इसका मतलब होता है सेल्डम। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम। अ परफेक्ट स्टॉर्म, प्रिटी गुड जजमेंट, हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा, द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन या अप्रोप्रिएट फॉर ऑल ओकेशंस। परफेक्ट स्टॉर्म हो जाएगा बी, हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा नहीं, सी द वर्स्ट पॉसिबल सही है। देखो परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब हो जाएगा द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। मतलब बोलते हैं ना परफेक्ट स्टॉर्म मतलब तूफान, बहुत बड़ा तूफान का मतलब समझते हैं कि मेरे जीवन में तूफान आया हुआ है, तुमने मेरे जीवन में तूफान मचा रखा है, जब से तुम आई हो मेरे जीवन में तूफान आ गया है। इसका मतलब होता है कि जीवन में जो सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है वो। हीलिंग विद ट्रॉमा ये नहीं होगा, ये माइंड से किसी चीज को हील करना ये नहीं होगा। द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चाइल्ड bereaved ऑफ वन और बोथ द पेरेंट्स, बताइए। या तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको उसकी मां ने या बाप ने या दोनों ने त्याग दिया है, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहोगे? ऑर्फन कहोगे, अनाथ कहोगे, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा त्यागा हुआ होता है, bereaved मतलब त्यागा हुआ, bereaved मतलब त्यागा हुआ, ठीक है, हाँ, उस व्यक्ति को त्याग दिया है किसी बच्चे को माँ बाप के द्वारा या किसी एक के द्वारा, तो उसको अनाथ बोलते हैं। हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजीली यील्ड टू प्रेशर। हैविंग अ कंसिस्टेंसी, आपके अंदर किसी भी काम को करने की कंसिस्टेंसी है जो कि डज नॉट इजीली यील्ड, जिसको कोई हर कोई नहीं मान सकता, टू प्रेशर, प्रेशर करने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे? सब्सटेंशियल, फर्म, रैमरोड या क्लोज, बताओ। एक तो ये क्वेश्चंस कभी कभी तो आपको समझने में ही दिक्कत हो जाती है कुछ चीजों को, है ना, और अगर एक बार चीज को समझ में आ गई कोई चीज तो फिर आप आंसर आराम से कर देते। पेशेंस बहुत जरूरी है, चीजों को तसल्ली पूर्वक डील करना सीख जाओ, मजा आता है पढ़ने में भी पढ़ाने में भी।
हैविंग अ कंसिस्टेंसी, अगर आपके किसी भी काम में कंसिस्टेंसी है, आप उस काम को रेगुलरली करते हो, कठिन काम है भले ही पर करते हो रेगुलर, जैसे सुबह 5 बजे जगना, आप रनिंग पे जा रहे हो, बहुत ही डिफिकल्ट काम है लेकिन करते हैं, इसको कहते हैं कि आप अपने काम पे फर्म हो, फर्म मतलब अटल हो, दृढ़ हो, ठीक है। सब्सटेंशियल होता है संतोषजनक, रैम रोड होता है छड़ी, क्लोज होता है किसी चीज को बंद करना, गवर्नमेंट गॉन बाय वेल्थ, ऐसी सरकार जिसमें पैसे वाले लोग सरकार चलाते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी में पैसे वाले लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है, धनिक लोगों के द्वारा, धनिक तंत्र जिसको कहते हैं। डेमोक्रेसी जिसमें प्रजा के द्वारा राजा चुना जाता है। ऑटोक्रेसी में सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है शासन करता है। डेमोक्रेसी जो थियोक्रेसी होता है धर्मतंत्र, जिसमें धार्मिक लोग जो है शासन करते हैं। कॉपिंग समवन एल्सेस वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन, किसी भी चीज को आपने कॉपी कर लिया, किसी दूसरे के काम को, स्पेशली ऐसे काम जो साहित्यिक वर्क होते हैं, जैसे किसी के थॉट्स चुरा लिए, किसी के वर्ड्स चोरी कर लिए, किसी के सेंटेंसेस चोरी कर लिए और आपने अपना मान लिया, जैसे कि आजकल हो रहा है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उठा लिए, अपना नाम डलवा दिया, मिस्टर अनिल जादौन, तो मैंने उनकी चोरी करके अपना नाम डाल दिया, तो उसको कहते हैं क्या, प्लेगरिज्म कहा जाता है इसको, साहित्यिक चोरी। किसी के डायलॉग चुरा लेते हैं, आजकल मोटिवेशन देने वाले लोग क्या करते हैं, डायलॉग बोल देते हैं, अपना नाम, साहित्यिक चोरी। हुलिगनिज्म क्या होता है, ये होता है उपद्रव, हल्ला गुल्ला। ऑल्ट्रिज्म होता है परोपकारिता, और सिनिसिज्म होता है निंदा, क्रिटिसिज्म जानते हो ना, निंदा होती है, अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो तो इसको बोलते हैं सिनिसिज्म। फॉरसेकन और नेग्लेक्टेड चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जिसको त्याग दिया गया है, हु हैज नो होम और स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज हर टाइम ऑन द स्ट्रीट्स, ज्यादातर अपना काम जो है वो अपना रोडों पे करते हैं, उनका ना घरबार है, कुछ भी नहीं है, ना परिवार है, बस ऐसे त्याग दिया है, छोड़ दिया है। फ्यूगिटिव, वल्नरेबल, मिसक्रिएंट और वेफ, मिसक्रिएंट हो जाएगा वो, वेफ हो जाएगा। ये भी अनाथ आवारा होते हैं, जो लोग जिनका ना तो घर है ना ठिकाना है, जैसे आपने देखा होगा वो गाना चला था अभी, इतना बता दे तू कब तू आएगा, वो डीजे वाला, वो बच्चे गांव ऐसे डोलते रहते रोड पे। मिसक्रिएंट वे लोग होते हैं जो उपद्रवी होते हैं, जो लड़ाकू टाइप के लोग होते हैं ना, बदमाश टाइप के, वो लोग होते हैं। वल्नरेबल होता है असुरक्षित, जो कभी भी फंस जाता है किसी भी केस में, वो है व्यक्ति। और फ्यूगिटिव होता है भगोड़ा, जो घर बार छोड़ के नहीं, पुलिस से भाग रहा होता है, वो क्रिमिनल जैसा होता है, भगोड़ा भाग जाता है, रड़ छोड़ के भाग जाने वाला। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, जब आप बीमार होते हो, आपकी जो हेल्थ और वेल्थ जो भी है धीरे धीरे बढ़ती है, आप किसी परेशानी में फंस जाते हो, फिर दोबारा से रिकवर करते हो, तो जो आपकी धीरे धीरे रिकवरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वल्सेंस, पोटेंसी, वेनिफेक्शन या रेजुविनेशन। रेजुविनेशन तो किसी भी चीज को पुनर्जागृत करना होता है, जैसे आप में जान नहीं है तो आपकी अंदर जान डालने का काम होता है रेजुविनेशन। कन्वल्सेंस होता है किसी भी चीज में, आपकी हेल्थ में या वेल्थ में जो रिकवरी होती है कुछ समय के बाद। स्वास्थ्य लाभ जो होता है, आप अभी बीमार हो तो कुछ दिनों के बाद आप सही फील कर रहे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वल्सेंस, ठीक है ना। पोटेंसी होता है शक्ति। बेनिफेक्शन होता है दान, के आप दूसरों के लिए परोपकारी बन रहे हो, परोपकार कर रहे हो। रेजुविनेशन होता है नई जवानी, मतलब आपको जवान कर दिया जा रहा है। रेजुविनेट करना, रिवाइटलाइज करना, रिवाइटल जो ऐड देते हैं ना ये अक्षय कुमार और वो सलमान खान। कैपेबल ऑफ बीइंग बेंड और पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, किसी भी चीज को अगर आप दूसरी चीज में ढाल सकते हैं तो उसको डक्टाइल कहा जाता है। लचीला, फ्लेक्सिबल, कोमल, आपने किसी भी चीज को ऐसे मरोड़ के कोई दूसरी चीज बना दी, लेकिन इस पेन से आप कुछ नहीं बना सकते, टूट जाएगा मोड़ते में। लेकिन अगर कोई चीज डक्टाइल है तो फ्लेक्सिबल है, आपने उसको मरोड़ दिया है ना, चेंज कर लिया ऐसे करके, ठीक है, उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी लिथ जो होता है वो लचीला होता है, और विलोवी होता है कमजोर, जो कमजोर होता है, जो आसानी से टूट सकता है, और लिशोम होता है तेज, तीव्र। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विद द करेक्ट स्पेलिंग, ये स्पेलिंग टेस्ट के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 6 नहीं 7 क्वेश्चंस, ठीक है। राहुल वॉज अशेम्ड ऑफ बिहेविंग, बिहेविंग गलत हो क्या, बैडली, ठीक है, ठीक है।
बैडली तो चारों में ठीक है। बिहेविंग ये भी गलत है, बिहेविंग ये भी गलत है, बिहेविंग ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बिहेव में ऐसे तो बी लिखोगे, बिहेव ये होता है बिहेव की स्पेलिंग। इसमें 2 ई कर रखी है, इसमें आई कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में आपको मिस्टेक लग रही है? बताइए 75 क्वेश्चन नंबर में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इरेज, ड्रेज, सीज, नॉर्थ। सीज देखो, सीज की स्पेलिंग गलत है, आई बाद में होना चाहिए था, ई पहले होना चाहिए। उसने आई पहले कर दिया, ई बाद में कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीज, लिख रखा है वैसे मैंने। ठीक है, सीज हो जाएगा। सीज इसकी स्पेलिंग सही है, ये गलत है। सीज मतलब होता है किसी भी चीज को जब्त कर लेना, कब्जा कर लेना उस पर। ठीक है ना। ड्रेज होता है छिड़कना, ऐसे करके बूंद बूंद छिड़कना। इरेज होता है मिटाना, और नॉर्थ होता है ये डायरेक्शन का नाम है। ठीक है ना। आगे चलो। द गिवन सेंटेंस हैज सम वर्ड्स विद इनकरेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट द स्पेलिंग। यहां जो सेंटेंस है इसमें कोई ऐसी स्पेलिंग होगी, देखो मिलेनियर की स्पेलिंग कई बारी पूछी गई है, ठीक है, और इसमें भी पूछ ली गई है। तो आप देखोगे कि मिलेनियर की स्पेलिंग कौन सी सही होनी चाहिए। करेक्ट स्पेलिंग वाले सेंटेंस ढूंढने हैं। देखो जिसमें मिलेनियर की स्पेलिंग गलत रखी है, मिलेनियर की स्पेलिंग ये होती है MILLINONAIR, मिलेनियर। ठीक है, ये भी सही है स्पेलिंग। ये गलत है, ये गलत है, ये दोनों सही है। अब इन दोनों में से देखो मिलेनियर की स्पेलिंग कौन सी सही होगी। लीडिंग की स्पेलिंग दोनों में सही है। लग्जरियस की स्पेलिंग ये गलत है, लग्जरियस होता है RIOUS, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में दोनों स्पेलिंग सही है, लग्जरियस और मिलेनियर। बाकी में किसी में लग्जरियस गलत है तो किसी में मिलेनियर गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो कंसल्टेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्पिरेसी और कॉन्फिगरेशन, बताओ इसमें से कौन सा वर्ड जो है सही है। बहुत ही देखो, कॉन्स्पिरेसी में सी आता है मेरे भाई, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, साफ साफ दिख रहा है। कॉन्स्पिरेसी होता है षड्यंत्र, जिसमें सी आता ना कि एस आता है। कॉन्स्पिरेसी जानते हो ना, कॉन्स्पिरेसी होता है षड्यंत्र। ठीक है, जो आप नेगेटिव प्लानिंग करते हैं ना किसी को मारने वारने के लिए। कॉन्फिगरेशन होता है विन्यास। कंसल्टेंसी होती है परामर्श, और कॉन्स्टिट्यूशन होता है अपना संविधान। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लैब्राडोर्स आर जेंटल डोसाइल डॉग्स। इसमें से लैब्राडोर्स की स्पेलिंग चेक करनी है। देखो ये एक प्रजाति होती है, टाइप्स ऑफ डॉग्स। ठीक है, ये एक प्रजाति होती है कुत्तों की, लेकिन उसकी स्पेलिंग आपको सही से पता होनी चाहिए। लैब्राडोर्स, जेंटाइल या डोसाइल, इनमें से क्या स्पेलिंग सही है? बताओ, कौन बताएगा? फटाफट से बताओ। तीन तरह से लैब्राडोर्स लिखा है। देखो LABRADOR, LABRO ए गलत हो गया, ये भी स्पेलिंग गलत है। LABRADAUR ये भी गलत है। ये जो लैब्राडोर्स लिखा हुआ ये सही है। अब डोसाइल की स्पेलिंग देखोगे यहां पे गलत लिखी हुई है, यहां तो सही कर रखी है इन्होंने, डोसाइल की स्पेलिंग यहां सही कर दी है, लेकिन पहले इसमें मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ठीक है ना, इसमें से ई हटाना, ये सही है स्पेलिंग, ये करेक्ट है, ये स्पेलिंग करेक्ट है। विनम्र, जेंटाइल भी ठीक, जेंटाइल की स्पेलिंग गलत है। देखो जेंटाइल की स्पेलिंग यहां पे गलत कर रखी है ना, जेंटाइल कर दिया है, तो जेंटल होना चाहिए था, ये गलत है। तो एक्चुअली सी इसका करेक्ट आंसर, मतलब इसमें पूरे क्वेश्चन में मामला गड़बड़ है। देखो यहां पे जेंटल भी गलत है, डोसाइल सही है, लेकिन यहां पे डोसाइल गलत है, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है ना। अब आप आंसर अपने हिसाब से लगा लेना, जेंटल सही है तो डोसाइल आंसर हो जाएगा। अब जो इसमें गड़बड़ी हो गई है आंसर और क्वेश्चन दोनों में। ठीक है, तो आप समझ तो गए हैं ना। सबकी स्पेलिंग में बता देता हूं, जेंटल की स्पेलिंग ये सही है और डोसाइल की स्पेलिंग ये सही है। इसका मतलब होता है विनम्र, सीधा सादा। ठीक है ना। और लैब्राडोर्स की स्पेलिंग जो लिखी हुई है वो सही है। तो इसका आंसर आप कुछ भी लगा लो अपने हिसाब से। ठीक है, आंसर आप ऐसे चौथा लिख लो। ठीक है, हाँ, या तीसरा लिख लेना अपने हिसाब से आंसर। आंसर हटा ही दो इसमें से, बस स्पेलिंग टेस्ट समझ लो। ठीक है ना, ऐसे कर लो। मैं क्वेश्चन नंबर देख लेता हूं उसमें क्या गड़बड़ी है।
78। अगला बताओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। बताओ, इंडिया नीड्स टू डू बेटर और राइट। देखो इसमें से 4 वर्ड्स निकाली थे, इगलिटेरियन, फ्रीडम्स, डेवलपमेंट और जस्टिस। जस्टिस में यार कैसे ऐसा आ सकता है, साफ साफ लिखा हुआ जस्टिस की स्पेलिंग मिस्टेकन है। और जस्टिस में देखो पहली बात तो जस्टिस, अब इसमें हाँ करेक्टली स्पेलिंग, देखो इसमें कुछ और पूछ रहा होगा, इसमें सारी स्पेलिंग गलत है ना। फ्रीडम की भी स्पेलिंग यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट नहीं, ये इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा आपको, इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना, ये सब काट देना, ठीक है। हाँ, या फिर इतना कर लेना कि आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ऐसे कर लेना, ठीक है। इसका डायरेक्शन चेंज कर लेना। तो यहां पे देखो फ्रीडम की स्पेलिंग गलत है, इगलिटेरियन की भी स्पेलिंग गलत है, डेवलपमेंट की सही है, डेवलपमेंट की गलत है, इगलिटेरियन की सही है, ये सही है। इसमें देखो डी यहां पे लिखा DEVELO होता है, LOPE, ठीक है, इसमें PE लिख रखा है, जबकि आपको यहां से ई हटाना है, डेवलपमेंट सीधे ऐसे लिखना है। तो मतलब आपकी कितनी स्पेलिंग गलत है, तीनों स्पेलिंग गलत है सिवाय एक है, इगलिटेरियन सही है, इगलिटेरियन सही है, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब होता है समान अधिकारवादी, एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि सबको समान अधिकार मिले, है ना, कोई भी अधिकार किसी से छूटे ना, उस व्यक्ति को इगलिटेरियन कहते हैं। फ्रीडम आजादी होती है, डेवलपमेंट आपका विकास होता है, जस्टिस आपका न्याय होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका वोकैबुलरी का, इसके बाद आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो बताओ, नॉक्टर्नल, फटाफट से बताओ सभी लोग, गुड आफ्टरनून मेरे भाई सभी को, बताओ इसका आंसर क्या होगा, इनकरेक्टली स्पेल ढूंढना है। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्ते भाई। ठीक है, चलो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर TGT। फाउंडेशन क्लासेस कंप्लीट करो TGT के लिए, और प्रैक्टिस जो चल रही है वो वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। नॉक्टर्नल, रिपल्सिव, स्कोरबोर्ड और इररिस्पेक्टिव। तो रिपल्सिव हो जाएगा, इसमें SIVE होता है, रिपल्सिव में उकसाने वाली कोई चीज होती है ना, वो होता है। अप्रिय, रिपल्सिव मतलब घिनौना कह सकते हो, घिनौना कह सकते हो, ठीक है। रिपल्सिव मतलब होता है घिनौना, बाहियात। स्कोर बोर्ड होता है, स्कोर बोर्ड जिसमें आप स्कोर बोर्ड देखते हैं ना, वो होता है। इररिस्पेक्टिव होता है निरपेक्ष, जो किसी की तरफ नहीं होता। और नॉक्टर्नल होता है रात का, रात्रिचर इसको कहते हैं। इसके बाद आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सो सभी लोग तैयार रहेंगे। यहां आप देखोगे क्लोज टेस्ट नंबर पहला है, और आपके पास क्वेश्चन भी मैं सबसे पहले लिख देता हूं, जल्दी आ जाएंगे फटाफट से। बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हैं, और बड़े तसल्ली पूर्वक हम इनको डील करेंगे, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं, मैं पढ़ते चलूंगा और आंसर भी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकल है, तो आराम से आप बता सकते हैं। एकेडमिक लाइफ हैज डैश, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आराम से चूज कर सकते हैं। बिकेम सेकंड फॉर्म होती है, बिकम थर्ड फॉर्म होती है, बिकम्स फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया है तो ये भी गलत हो गया, बिकमिंग होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी है, मतलब बच्चों वाली चीज पूछ ली है इसने। आगे देखोगे तो यहां से फॉर स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन। स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमिक लाइफ है वो बहुत ही डिमांडिंग बन चुकी है, क्योंकि रिजल्ट जो है आपके डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन। टीनेजर्स आर स्पेशली डैश टू एकेडमिक स्ट्रेस। जो टीनेजर्स हैं वो सबसे ज्यादा क्या है भाई, वो डैश हैं। डैश हैं, किस चीज से डैश हैं? टीनेजर्स आर स्पेशली डैश टू एकेडमिक स्ट्रेस। सबसे ज्यादा जो एकेडमिक स्ट्रेस है वो किन के पास है? टीनेजर्स के पास है। तो लायबल होगा, आर स्पेशली लायबल, या रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस तो नाउन है, ये तो आएगा नहीं, या तो आर के बाद यहां एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। हाँ, स्केयर्ड या फिर प्रोन, डरे हुए हैं, डरे हुए नहीं है ना, उत्तरदायी हैं, तीनों हट के बचा क्या? प्रोन। संभावित है, प्रोन का मतलब होता है संभावित, ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है संभावित, मतलब ठीक है।
कहने का मतलब है कि जो प्रोन है, मतलब जो टीनेजर्स हैं, उनको ज्यादा एकेडमिक स्ट्रेस की संभावना लग रही है मुझे, बिकॉज दे गो थ्रू सो मेनी पर्सनल एंड सोशल चेंजेस, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे पर्सनल और सोशल चेंजेस होते हैं. एज अ रिजल्ट डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड efficient dash solutions, physical solutions, intervention solutions नाउन है तो आपको एडजेक्टिव चाहिए, फिजिकल या कन्वेंशन या कोलेट्रल. इनमें से भी, दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा. फिजिकल या कोलेट्रल में से कोई एक आंसर होगा. वेट, सही है. यहां से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यहां तक खत्म हो गया. एज अ रिजल्ट डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डैश सॉल्यूशंस, इंटरवेंशंस सॉल्यूशंस रिक्वायर अ, गलत है यार. इंटरवेंशन सॉल्यूशन नहीं होगा, गलत हो जाएगा. रिक्वायर्स अ थ्रू अंडरस्टैंडिंग, रिक्वायर्स अ थोरो अंडरस्टैंडिंग. पूरा सेंटेंस गलत है. चेक करता हूं इसमें, क्योंकि यहां पे जो रिक्वायर्स है वो वर्ब है, सिंगुलर वर्ब कैसे आ जाएगी भाई. एज ए रिजल्ट डिजाइनिंग इफेक्ट, हाँ डिजाइनिंग, ये तो सही है. वर्ब तो ठीक है, वर्ब में दिक्कत नहीं है, वर्ब सही है क्योंकि डिजाइनिंग के लिए आ रहा है ये वर्ब, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इसमें इंटरवेंशन सॉल्यूशंस कैसे हो सकता है. इंटरवेंटिव होना चाहिए था या इंटरवेंटेड होना चाहिए था, कोलैटरल हो सकता है. ठीक है, तो इसका आंसर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पेंडिंग रखते हैं. इसको मैं चेक करूंगा. नो क्लियर आंसर. ठीक है, अभी इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, मैं इसको चेक कर लूंगा थोड़ी देर में, फिर इसका आंसर करूंगा, या हो सकता है आगे चल के मिल जाए. ठीक है, थोड़ा सा आगे चल के मिल जाए. क्वेश्चन नंबर इसको हम स्किप करते हैं और इसके आगे का क्वेश्चन चेक करते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओगे, इसमें शायद कहीं ना कहीं निकल आए. बताइए इसका आंसर. देखो, कोलेटरल इसका करेक्ट आंसर होगा. पता है क्यों? क्योंकि इंटरवेंशन तो नाउन है, ये तो नाउन के लिए क्वालिफिकेशन बन ही नहीं सकता कैसे भी. आपको कोलेटरल आंसर टिक करना पड़ेगा. क्लियर आंसर ये हो सकता है, क्योंकि कोलेटरल का मतलब होता है हेल्पिंग. हेल्पिंग मतलब कह सकते हो असिस्टेंट, सहायक हिंदी में कहते हैं. हाँ, कोलेटरल होगा. फिजिकल तो फिजिकल सॉल्यूशंस नहीं होते, कोलेटरल सॉल्यूशंस होते हैं. जब भी हम किसी चीज को डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करने के लिए क्या चीज डिजाइन करने की, इफेक्टिव और एफिशिएंट क्या सॉल्यूशन, कैसे, कोलेटरल सॉल्यूशंस, मतलब किसी भी चीज की हेल्प करने वाले सॉल्यूशंस. ठीक है, इसका मैं नंबर ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 83. क्वेश्चन नंबर 83, इसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इसका क्लियर आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, 4 इसका करेक्ट आंसर लगाना है. हाँ, रिक्वायर्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉजेज and consequences of academic stress. Exams are one of the dash aspect. अरे ये आंसर लगा भी दिया, इसमें निकल गया. चलो, तो यहां पे लिखेंगे, देखो आर्टिकल लगा हुआ है द, तो उसके बाद में सही है मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनीवंस लाइफ. जो एग्जाम्स होते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं बच्चों को, वही सबसे मेन मुद्दा होता है, चाहे सफल होने का, चाहे सफल होने का, स्ट्रेस्ड होने का. एग्जाम्स आर वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो मोस्ट क्रूशियल होगा. क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, व्यापक कह सकते हो. एस्पेक्ट ऑफ एनीवंस लाइफ. एग्जाम्स आर स्ट्रेसफुल फॉर एनीवन, एवरीवन, वेदर दे आर स्टूडेंट्स और एडल्ट्स, because everyone wants to perform well and no one wants to fail, as to avoid dash in future. Avoid purpose, sneak और ambiguity और wanderlust. तो ambiguity हो जाएगा अस्पष्टता. ठीक है,
अस्पष्टता। समझ में आ गई बात? हाँ, अस्पष्टता हो जाएगा इसका आंसर। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि यार हमें फ्यूचर में अंधकार में जीना पड़े, हम सब पास होना चाहते हैं, फेल कोई होना नहीं चाहता। इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है हमारा एग्जाम टाइम, सबको स्ट्रेस होता है एग्जाम का। सीपीओ मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस क्लास में डाल दिया करो प्लीज, ये सब सीजीएल मेंस के ही हैं। सीपीओ मेंस के क्वेश्चन डाल दें आपके एग्जाम में। चलो कोशिश करते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में सीपीओ मेंस के क्वेश्चन ले आएंगे भाई राजेंद्र, ठीक है? चलो इसका बताओ, आप इसका आंसर बताना, इसका आंसर बताओ, पढ़ लो आराम से, आंसर कर लेना फिर। पहला क्वेश्चन है आपका, एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन डायनासोर्स इज डैश फोसाइल्स, डैश फोसाइल्स बेस्ड ऑन फोसाइल्स। फोसाइल्स जानते क्या होता है? अवशेष होते हैं, ये होते हैं आपके अवशेष। जैसे हमें कैसे पता चलता है कि डायनासोर्स थे? उनके अवशेष मिले हैं कुछ, ठीक है? तो बेस्ड ऑन फोसाइल्स हेल्ड ऑन टेकन आफ्टर गिवन आफ्टर, बेस्ड ऑन होगा भाई किसी भी चीज के आधार पर ही तो हम लोग जानते हैं कि डायनासोर्स थे। नॉन एवियन डायनासोर्स के बारे में जो भी हम जानते हैं किस बेस पे जानते हैं? फोसाइल्स के बेस पे तो जानते हैं। विच इंक्लूड बोन्स, जिसके अंदर बोन्स भी पाई गई हैं, टीथ पाए गए हैं, फुटप्रिंट्स पाए गए हैं, ट्रैक्स पाए गए हैं, एग्स पाए गए हैं एंड स्किन इंप्रेशंस भी पाए गए हैं। फॉर सेंचुरीज people throughout the world have dash amazing fossilized, तो world have designed, discovered होगा, इन्वेंट तो किया नहीं जाएगा, जो चीज पास्ट की होती है उसको डिस्कवर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो संसार में बहुत जगह ऐसी चीजें पाई गई हैं, खोजी हैं उन्होंने। अमेजिंग फॉसिलाइज्ड बोन्स एंड फुटप्रिंट्स, अर्ली फाइंड्स इंस्पायर्ड डैश एंड फेयरी टेल्स, ऑनर लेजेंड्स, सेलिब्रिटीज और फेम। लेजेंड्स होगा, सेलिब्रिटीज तो भाई थोड़े ना इस काम को करेंगे, लेजेंड्स जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं उनको कहते हैं। उन लोगों ने क्या करा है? अर्ली फाइंड्स इंस्पायर्ड, जो अभी अभी कुछ चीजें मिली हैं वो बहुत ही हमें इंस्पायर किया है उन्होंने चीजों ने, ठीक है? जो भी लेजेंड्स हैं एंड फेरी टेल्स, फेरी टेल्स का मतलब होता है बहुत सुंदर कहानियां जिनकी वजह से हमें चीजें पता चली हैं। एंड पीपल डैश दैट दीज बोन्स, इसमें बताओ, पीपल एम्ड दैट दीज बोन्स अरेंज्ड या इमेजिन्ड या अपोज्ड। भाई देखो अपोज और अरेंज तो करेंगे नहीं, या तो एम करेंगे या फिर इमेजिन करेंगे, लेकिन एम इसलिए नहीं कर सकते कि वो काम नहीं कर रहे, तो इमेजिन हो जाएगा। लोग इमेजिन करते हैं, वो इमेजिन करते हैं कि ये जो बोन्स हैं बिलोंग करती हैं किससे? बिलोंग्ड टू डैश और ह्यूज मॉन्स्टर, स्पिरिट्स, घोस्ट, डेविल्स या जियांट्स। देखो स्पिरिट, घोस्ट और डेविल्स ये सब का है, क्या है? ये ऐसी चीजें जो कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन जो चीज दिखाई नहीं देती है हम उससे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो हमारा सिर्फ एक ही होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये होता है एक विशाल प्राणी, एक विशाल क्रिएचर जो होता है ना, विशाल जीव। अब किसी की हड्डियां पाई गई हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये आत्मा है, आत्मा की कोई हड्डी नहीं होती है, ठीक है? घोस्ट यानी भूत की कोई हड्डी नहीं होती है, डेविल्स देवताओं की या फिर उनकी राक्षसों की कोई क्या नहीं होती, हड्डियां पाई नहीं जाती, ये दिखते ही नहीं है। तो गियांट्स होते हैं विशाल जीव। अगला देखो, एजुकेशन डैश बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज, प्रॉपर कंडक्ट एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। जो एजुकेशन है वो क्या चीज करती है? एनकम्पासेस करती है, मेक्स या रिलीजेस या लाइक्स। क्या करती है? एनकम्पासेस करती है, मतलब डायरेक्ट करती है किसी भी चीज को। एनकम्पासेस का मतलब होता है कि अगर आप एजुकेशन देना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें हो सकता है कि एजुकेशन के थ्रू आपको टीचिंग करनी पड़ रही हो, एजुकेशन के थ्रू आप लर्न कर रहे हो, चीजों को सीख रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, है ना? नॉलेज को या तो दे रहे हो या ले रहे हो, या प्रॉपर कंडक्ट आप किसी को सिखा रहे हैं कि देखो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे रहो, अपना आचरण सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं, तो ये सब क्या है? एजुकेशन है। तो एनकम्पासेस का मतलब होता है डायरेक्ट करना, किसी भी चीज की दिशा बताना, ठीक है ना? इट दस डैश ऑन द कल्टिवेशन,
इट चेंजेस, इट दस चेंजेस ऑन द कल्टीवेशन, मेक्स या फोकसेस या रिगार्ड्स, ये कल्टीवेशन पे फोकस करता है। कल्टीवेशन का मतलब होता है कि चीजों को उपजाना है। अब क्या चीज कल्टीवेशन? कल्टीवेशन ऑफ स्किल्स। अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है तो उसको कल्टीवेट करना सिखाया जाता है एजुकेशन के द्वारा, कि आप इस तरह से अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, या अपने ट्रेड्स को, अपने प्रोफेशंस को, या फिर अपनी मेंटल और मोरल एस्थेटिक डेवलपमेंट को भी कल्टीवेट करना इसके अंदर सिखाया जाता है। एजुकेशन की वजह से सब चीजें कल्टीवेट होती हैं। कल्टीवेट का मतलब है कि विकास होना, है ना, हाँ, विकसित होना। फॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग एंड ट्रेनिंग बाय डैश टीचर्स, जनरल टीचर्स, न्यू टीचर्स, फ्रेश टीचर्स या प्रोफेशनल टीचर्स। जो टीचर्स प्रोफेशनल होते हैं, जिनकी किसी भी चीज में एक प्रोफेशन होता है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा एक प्रोफेशन है कि मैं पर्टिकुलरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूं, ना कि स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा, ना कि मैं आपको किसी अदर ऐसे एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा, ना मैं आपको एक लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक्स नहीं पढ़ा रहा, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ जनरल इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो वो प्रोफेशनल होने चाहिए। हर चीज का एक टीचर होता है अलग, प्रोफेशनल, ठीक है ना। द राइट टू एजुकेशन इज अ डैश ह्यूमन राइट, एक पर्सनल ह्यूमन राइट है, यह सबका है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है भाई, सबका राइट है, एक मूल कर्तव्य है, तो सबका हक बनता है कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन कुछ ही लोगों को मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, सबका हक है एजुकेशन, ठीक है। फिफ्थ वाले में बताओ क्या होगा। एजुकेशनल सिस्टम्स आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड डैश एंड अपब्रिंगिंग, ड्रीम्स, ट्रेनिंग या फिर चैलेंजिंग। अपब्रिंगिंग होता है, ट्रेनिंग और टीचिंग दोनों एक ही चीज है ना। ट्रेनिंग ऑफर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग, सही है। देखो, अपब्रिंगिंग होता है पालन पोषण करना या उनकी शक्ति बढ़ाना, जैसे कि गर्ल चाइल्ड को पढ़ाओ और बढ़ाओ, बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको अपब्रिंगिंग कहते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण किया जाता है ना, उसको कहते हैं अपब्रिंगिंग। तो जो एजुकेशन होता है वो पालन पोषण की बजाय हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग। यहां पे लिखा है कि जो एजुकेशनल सिस्टम है वो क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं और क्या करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं बच्चों को और यंग लोगों को, जवानों को, कि इस तरह से ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलो, तो ये हो गए आपके 3 क्लोज टेस्ट। एक चौथा क्लोज टेस्ट यानी कि आखिरी क्लोज टेस्ट आपका यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके भी 5 क्वेश्चन है। आपको सभी लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताओ क्वेश्चन नंबर 96 का क्या आंसर होगा, फटाफट से। मैं पढ़ते चलूंगा, आपको दिख भी रहा होगा। वी बिलीव आर वैल्यू इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन to the value of our accomplishments. If we cannot accomplish certain results, we tend to feel dash about ourselves. To feel dash, to feel low about ourselves, better, good or high. देखो, we believe our value in direct proportion to the value of accomplishment. If we cannot accomplish certain results, देखो, जब हम certain results जो आप चाहते हो, जैसे मान लो आप चाहते थे कि मेरा ये वाला एग्जाम निकल जाए, लेकिन आपका वो एग्जाम नहीं निकला, तो आप कैसा फील करोगे? हम नहीं कर पाते हैं प्राप्त अपने निश्चित रिजल्ट को, तो हम कैसा फील करते हैं भाई? लो फील करेंगे। जब आपको जो चाहा वो आपको मिल ही नहीं पाया, तो आप लो फील करोगे कि बेटर या गुड या हाई फील करोगे? लो फील करोगे, ठीक है ना। अबाउट आवरसेल्व्स, सम ऑफ अस, हम में से कुछ क्या करते हैं, ट्राई टू हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, हार्ड बनने की कोशिश करते हैं, एंड बिकम वर्कहॉलिक, और वो क्या बन जाते हैं, वर्कहॉलिक बन जाते हैं, मतलब कार्य बहुत करते हैं, हद से ज्यादा पढ़ाई करेंगे, हद से ज्यादा काम करेंगे, एंड ओवर अचीवर्स, और वो क्या करते हैं, फिर ओवर अचीवर्स बन जाते हैं। मतलब जिसने रैंक 1 लेके आया सीजीएल में, वो दोबारा पेपर दे रहा है कि अब क्या करना है कि इसको और मनचाही पोस्ट चाहिए, ठीक है, और पता नहीं क्या चाहिए उसको। कुछ लोग ऐसे होते हैं इनके पास बहुत सारा कुछ हो जाता है और ज्यादा उनको चाहिए, मतलब उनकी रैंक आ गई उसके बाद भी अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। विद अ फ्यू जेन्युइन फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ की फीलिंग को लेकर के, असली फीलिंग को लेकर के, वी ट्राई टू ट्रीट परफेक्शन इज सो ग्रेट। हम ये चीज मान के चलते हैं कि परफेक्शन आना चाहिए। अगर मेरा एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आऊंगा, परफेक्शन है ना। सम एंड प्रूव दैट वी आर समबडी बाय आवर सक्सेसेस एंड डैश, बाय आवर सक्सेसेस एंड एंजाइटी, एक्शंस, ऑब्स्टेकल्स या अचीवमेंट्स। सक्सेस का सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है, अचीवमेंट, तो अचीवमेंट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था,
बिकॉज आर डिजायर, क्योंकि हमारी जो इच्छा है, फॉर परफेक्शन इज सो ग्रेट वी डैश टू सेट, अच्छा मैंने ये वाली लाइन छोड़ दी थी, कोई बात नहीं, अब आगे आ जाओ। वी डैश टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स, क्रेव, टेंड और सम और विश गोल्स एंड प्लेस अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन ourselves feeling rather। अब देखो इसमें क्या लग रहा है आपको, है हम क्या करते हैं, यहां पे लिखा है बिकॉज आर डिजायर, क्योंकि हमारी जो डिजायर है, जो हमारी इच्छा है, वो क्या है भैया, हमारी इच्छा किस तरह की है, ऐसी है, फॉर परफेक्शन इज सो ग्रेट, हमारी इच्छाएं तो ग्रेट के लिए हैं, मतलब कुछ भी अच्छा मिल जाए। वी डैश टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स, हम क्या करते हैं, हम अनरियलिस्टिक गोल्स की तरफ ज्यादा जाते हैं, है ना, एंड प्लेस अनरीजनेबल डिमांड्स, और हम क्या करते हैं, अनरीजनेबल डिमांड्स करते हैं। तो उस सिचुएशन में आप यहां पे क्या लगाओगे, वी क्रेव, क्रेव तो उत्सुकता होती है, भूख सी लगती है ना पेट में, उसको क्रेव बोलते हैं, या कम, या विश, या टेंड। टेंड होता है किसी भी चीज के प्रति झुकाव, कि आपको अगर बोला जाए कि आपको पढ़ने में और खेलने में कोई 2 ऑप्शन दिए जाए तो आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, खेलने को चूज करोगे, क्योंकि पढ़ेगा कौन। तो हमारा जो अनरीजनेबल चीजें होती हैं, जिनकी चीजें मतलब जो हमें उस डायरेक्शन में नहीं ले जाती जो हमें चाहिए, हमारा झुकाव उन चीजों में सबसे ज्यादा रहता है। जैसे रील्स को सबको पता है कि रील्स देखनी है और नुकसान होता है, या कुछ भी ऐसा, इंस्टाग्राम हद से ज्यादा चलाना नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, वही काम करते हैं, ठीक है। इफ वी डू नॉट फाइनली अचीव आवर गोल्स वी आर डैश, जब हम फाइनली हम अपनी गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं तो वी आर डैश, हम क्या हो जाते हैं, हम ग्लैड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, सुरक्षित नहीं होते हैं, तो आप हो जाओगे डिसअपॉइंट, मतलब निराश हो जाते हैं। डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव डन, जो कुछ भी हमने करा है उसके भी बावजूद, वी स्टिल फील डैश इनसाइड, हम अंदर से कैसा फील कर रहे हैं, ऑनर्ड, सम्मानित, एम्प्टी फील करेंगे भाई, ना कि सेटिस्फाइड फील करेंगे। जब आपको गोल ही नहीं मिल पाया, जो आपने चाहा वो ही नहीं मिल पाया, तो आप एम्प्टी, खाली खाली से फील करोगे, यार मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सारे एफर्ट डाले फिर भी हमने कुछ, ये एकदम मोटिवेशन सा दे रहा है, ये बहुत ही गजब का एक जो है पैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इसको देख के मजा सा आ रहा है पढ़ने में, है ना, ये रिलेटेबल सा लग रहा है आप लोगों की चीजें। तो फाइनली फिर से बड़ी खुशी हुई, आई एम वेरी ग्लैड टू फिनिश दिस लेक्चर बिकॉज दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। आप ये कह सकते हैं बहुत ही लाजवाब सेशन चल रहे हैं। इसमें खासियत यह है कि भाई साहब 100 क्वेश्चन आपके नॉन स्टॉप चलते हैं, और वर्थ जो है ना क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस हैं एकदम जानदार, जिनको हम कहते हैं जानदार क्वेश्चन, वे क्वेश्चंस, और बड़े आसानी से, और एक्सप्लेनेशन देखो, हर एक चीज आपको बहुत ही मैनर्ड स्ट्रक्चर में दी जा रही है, बहुत ही बेनिफिशियल। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इतना अच्छा हार्ड कंटेंट मैं आपको डिलीवर करा रहा हूं, अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये कंटेंट जो है ना वो हाईली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ऐसी चीजें हमारे एप्लीकेशन पे ना पहले कभी हुई है, ना किसी दूसरे टीचर ने ऐसा कुछ कराया, तो मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूं, और बहुत ही बेनिफिक्ट चीजें हैं, बहुत बेनिफिशियल, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेशन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये क्लास कंप्लीटली समझ में आई होगी और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको या आपके किसी भी स्टूडेंट, आपके किसी भी दोस्त, भाई बंधु, किसी को भी तैयारी के लिए लाइव फाउंडेशन बैच चाहिए, कंप्लीट फाउंडेशन बैच, तो आप 17 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच है पूरी तरह से, और ओपन स्टडी ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा कम से कम फीस में, और अपडेटेड रिकॉर्डेड बैच आपके ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे आ चुका है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं 250 प्लस वीडियो लेक्चर्स वाला। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप कोई सा भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ओपन स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओपन स्टडी ऐप है हमारा, openstudy.app.com वेबसाइट है, और ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको PDF ETC मिल जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।